सो ब्रेक इवन। ब्रोकरेज इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस बेसिकली। तो आपका जो इनकम, आप जो भी कमाओगे उसमें से 1% तो कम से कम आपका ब्रोकरेज जाएगा ही। राइट। और एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया था मैंने, फोमो में आकर यस बैंक 75 रुपीज पे खरीदा था। क्योंकि मैंने उसका भाव 4 रुपए से 14 रुपए एक हफ्ते के अंदर देखा, और फिर 14 से 70 रुपए दूसरे हफ्ते में, एक हफ्ते में चला गया था। तो हाय जैनिश, क्या हाल है? आई एम गुड, आप बताओ। ऑल गुड। बिफोर प्रोसीडिंग, आज हमारे साथ है जनेश ओपन माइक में, जहां पर हम ढेर सारी कन्वर्सेशन तो करने ही वाले हैं, बट बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। जनेश, जर्नी के बारे में तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आज क्या सिखाने वाले हो आप हमें? आज हम स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट, जो हम आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे, और साथ में हम मूविंग एवरेजेस और वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एंड इन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो आप कैसे एक रूल बेस्ड सिस्टम डिजाइन कर सकते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग एज वेल एज पोजिशनल ट्रेडिंग। तो ये सिस्टम से आप आइडियाज ले सकते हो, और आप खुद का भी इस पे इम्प्रोवाइजेशन कर कर अपना खुद का भी सिस्टम बना पाओगे आफ्टर वाचिंग दिस एंटायर सिस्टम हियर। परफेक्ट। तो मतलब प्राइस सेक्शन तो होने ही वाला है, पर उसमें धनिया मिर्च तड़का मार के और एक्यूरेसी आप बढ़ाने वाले हो उसकी। यस, डेफिनेटली हम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, कुछ इंडिकेटर्स और कुछ कंफर्मेशन टूल्स का इस्तेमाल करके। डेफिनेटली। तो मजा तो बहुत आने वाला है जर्नी, और उसके बारे में तो मैं इंटरेस्टिंग हुई हूं, बट बिलीव मी नॉट टू से कि यार हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, या जो आपके थ्रेड है दैट इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग, जो आप एक्सप्लेन करते हो। कल भी इवन आपने आई गेस एक थ्रेड लिखा था, राइट? मैं देख रहा था उसको, और बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। डेफिनेटली मेन पर्पस ऑफ ट्रेडिंग जो रहा है आज आज तक ही काफी टाइम से, वो रहा कि कम्युनिटी को वापस से एजुकेट करने का। और जैसे मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, कई सारे लोग हैं जो हमसे कनेक्ट करते हैं, जो आज लेवल जीरो पे हैं और जो सीखना चाहते हैं। हमें काफी टाइम लगा था, क्योंकि कंटेंट जो अवेलेबल है ऑनलाइन, काफी सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है जनरली, Right. वो रैंडम वीडियोस होते हैं। तो उसको मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूँ, और सामने वाले को एक यू कैन से एक सही रास्ते पर उनको रास्ता दिखाया जाए कि हाँ, ये पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है। नहीं तो जनरली लोग स्टेप 4 स्टेप 5 से ही चालू करते हैं, फिर स्टेप 1 पे आते हैं और फिर स्टेप 10 पे जाते हैं। तो ये रैंडमनेस हटाने की कोशिश का Perfect, सबसे perfect. बड़ा एम रहा है। बिलीव मी, बहुत अमेजिंग थ्रेड्स है। एंड बेस्ट पार्ट पता है क्या लगता है मुझे उन थ्रेड्स का, कि वो ना बहुत लेमन लैंग्वेज में है। कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा टर्म्स आ जाए वहां पर जिसमें सर घूमने लग जाए कि भाई ये कहाँ से आ गया। या डेफिनेटली, जब जब मैंने ही स्टार्ट किया था तो काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करते हैं। एग्जांपल ऑप्शंस ट्रेडिंग में वोलेटिलिटी, या फिर गामा गामा मूव एग्जांपल। तो इसको हम सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश करते हैं, ताकि एक नॉर्मल इंसान को समझ में आ जाए। फिर बाद में टाइम के साथ में ये जो टर्म्स है वो डेफिनेटली एक इंसान को, एक ट्रेडर को समझ में आ ही जाता है, बट एज अ बिगिनर थोड़ा सा टफ जा सकता है। तो मतलब मैं जनरली एक बिगनर को माइंड में रखते हुए ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ऑल राइट। तो जैसे अभी अब एक चीज पूछता हूँ, जैसे आपने कहा कि आपने जीरो से स्टार्ट करा, तो कुछ 2 या 4 मिनट में अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे कि स्टार्ट कहाँ से करा, और उससे पहले क्या बैकग्राउंड था, फैमिली Sure. एक्सेट्रा। Definitely. Actually, I had started my trading in in the year of 2020 only, ओह, just before the Corona crash. Now, ओहो, ये important part क्यों है? क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर के कॉलेज से ही ट्रेडिंग करने के लिए और इन्वेस्टिंग करने के लिए पैसे सेव किए थे। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे जो है, मेरे बड़े पापा और मेरा कजिन भाई जो है, वो सीएफए है, और वो काफी टाइम से 10-15 साल से वो ट्रेडिंग के पार्ट टाइम ट्रेडिंग आप मानकर चलो, या वो ट्रेड करते ही थे। तो मुझे इंटरेस्ट था इस सब चीजों में, बट मुझे कभी कॉलेज के टाइम में मौका नहीं मिला। बट फिर कोरोना का जब क्रैश आया था, बेसिकली मैंने निफ्टी को लोअर सर्किट पे पहली बार देखा था, और मुझे आज भी याद है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। और यस बैंक को मैंने 2-3 रुपए के भाव पे देखा था, लाइक 2-5 सेकंड के लिए, और फिर वो वापस 10-15 रुपए हो गया था। तो ये वाला मुझे एक पार्ट याद है। स्टार्टिंग मेरी जर्नी जो रही काफी
अच्छी रही है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आई हैड समवन टू गाइड मी एंड दैट वाज माय ब्रदर। हम्म। क्योंकि जनरली जब स्टार्ट करते हैं लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, लोग पेड टिप्स के पीछे भागते हैं, बट मेरे भाई ने मुझे स्टार्टिंग में ही समझाया था कि हम सबसे पहले एफएनओ में ट्रेड करना ही नहीं है। सेकेंडली, इंट्राडे में कभी एज अ बिगिनर कभी भी ट्रेड नहीं करना है। फोकस ओनली ऑन कैश ट्रेडिंग, दैट इज कैश में, और स्विंग ट्रेडिंग ही करना है Okay. बेसिकली। तो लेवरेज लेना एज अ बिगिनर इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। ये सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे समझा दिया था। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि लाइफ ट्रेडिंग करते समय आपको एक मेंटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। राइट। अगर आपके पास में मेंटर नहीं है तो आप डेफिनेटली आपका अकाउंट कभी ना कभी ब्लो तो करोगे एज अ बिगिनर। राइट। बट मेरे साथ में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मतलब आपको मैं कहूंगा कि मैंने कभी मेरा स्टार्टिंग में पैसा लूज ही नहीं किया, क्योंकि Okay. मैंने वो काम ही नहीं किया जिससे जनरली 99% लोगों का लॉस कहाँ पे होता है, एफएनओ में, राइट? Right. तो मैंने एज अ बिगिनर कभी किया ही नहीं था। इट वाज आफ्टर 2.5-3 years that I entered into FNO trading and that too option selling only. Okay. तो मैं अभी जो करता हूँ वो है प्योर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजीज। मतलब मेरा 90% पोर्टफोलियो जो है ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही है। कुछ 2-5% मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, जो मुझे जितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, और बाकी का पोर्शन से मैं कैश ट्रेडिंग करता हूँ। और क्योंकि कैश ट्रेडिंग जो है वो बस आप मेजॉरिटी ऑफ द मनी दैट यू कैन मेक इज ओनली इन बुलिश ट्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने वो एक्सपोजर जो है आफ्टर अक्टूबर 2022 बेसिकली वो एक्सपोजर मैंने काफी कम कर दिया है, क्योंकि मार्केट उधर से पूरे कंप्लीटली साइडवेज हो चुके थे। Right. तो फिर उधर से मैंने ऑप्शन सेलिंग में ज्यादा फोकस करना चालू किया टू मेक मोर कंसिस्टेंट मनी। सो ये एक मतलब बिलीव मी, फ्रॉम द स्टार्ट आई नेवर एंटर्ड इनटू एनी काइंड ऑफ पेड टेलीग्राम चैनल और एनी काइंड ऑफ पेड टिप्स कहीं पे भी व्हाट्सएप पे। और मुझे लगता है कि एफएनओ में तो पेड टिप्स आई थिंक सो कभी काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप ऑप्शन का प्राइस डालोगे कि बाय ऑप्शन एट 100 रुपीज, वो ऑप्शन 100 का 110 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज है जो जिससे मेरे स्टार्टिंग की जर्नी काफी स्मूथ रही है। और अभी भी मैं मेरे बड़ों से, जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में गाइड किया था, उनसे अभी भी गाइडेंस लेते रहता हूँ। अभी रिसेंटली मार्च वाज द वेरी टफ मंथ फॉर मी विच एंडेड नेगेटिव। और मैं मेरा पीएनएल स्टेटमेंट भी अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो आप टेक्नो चार्ट्स यूट्यूब चैनल पे जाकर ट्रैक कर सकते हो। आई अपलोड माय पीएनएल स्टेटमेंट एवरी मंथ फॉर दोज हु वांट टू ट्रैक दैट। एंड या सो आई अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लर्निंग मैंने जो की थी स्टार्टिंग में, दैट वाज कंप्लीटली फ्रॉम यूट्यूब वीडियोस एंड दैट वाज विथ बुक्स। सो अगर आपको पता है मार्क मिनर्विनी सर हो गए, Yes, फिर yes, विलियम ओनील, स्टैन वाइनस्टीन, सो ये जो कैंसलिम इन्वेस्टिंग या फिर कैंसलिम ट्रेडिंग जो करते थे, ये ट्रेडिंग स्टाइल में स्टार्टिंग में यूज करता था। और साथ में इंडियन यूट्यूब वीडियोस भी मैंने काफी सारे देखे थे स्टार्टिंग में, जैसे कि पावर ऑफ स्टॉक्स हो गया। तो ये सब लोग काफी एज अ बिगिनर मैंने काफी सारे हजारों घंटे के वीडियोस देखे होंगे टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। नाउ अब इसमें ये हो जाता है कि आप कॉन्सेप्ट 100 देखोगे, ये कॉन्सेप्ट आपको 100 देखने पड़ेंगे, सिंपल है। अब आपको उसमें से क्या यूज करना है ये आपको डिसाइड करने आना चाहिए। क्योंकि मैं अगर सामने वाले को बोलूंगा कि बस यही यूज कर, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हो सकता है जो हमें इजी जा रहा हो वो सामने वाले को टफ जा रहा हो। डेफिनेटली। तो ये जो पार्ट है, ये सेल्फ लर्निंग का पार्ट है कि आपको वीडियोस जो है वो 100 देखने पड़ेंगे। वो 100 वीडियो में से आपको शायद 3 वीडियो ही जो है वो आपके काम के रहेंगे, बट वो 3 वीडियो आपको वो 3 वीडियो ढूंढने के लिए डेफिनेटली वो 100 वीडियो को आपको गो थ्रू करना ही पड़ेगा। Right. ये वीडियोस हो गया या फिर बुक्स हो गए, कोई भी, तो यू हैव टू ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स। आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग, डू व्हाट सूट्स योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डू व्हाट सूट्स योर ट्रेडिंग स्टाइल एंड रिस्क मैनेजमेंट। राइट। ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर कुछ यूट्यूब वीडियोस लिस्ट में अगर आपको बताऊं कि कहाँ से एज अ बिगिनर किसी को स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट यूट्यूब चैनल हो गया ट्रेड विद ट्रेंड, एक काफी मजेदार यूट्यूब चैनल है, ट्रेड विद ट्रेंड हो गया। सेकंड यूट्यूब चैनल हो गया इलन मार्केट्स हो गया, जो फेस टू फेस मिस्टर विवेक जी करते हैं, काफी अच्छा है।
फिर आपका चैनल हो गया जहां आप इनसाइड बार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हो और काफी सारी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हो। और ये हो गए समझो कैश ट्रेडिंग के ऊपर। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर किसी को कुछ सीखना है तो पावर ऑफ स्टॉक्स हो गया, थीटा गेनर्स हो गया। फिर अगर एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर अगर किसी को सीखना है तो फिर टेक्नो चार्ट्स हो गया, जो मेरा चैनल है, मैं काफी एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करता हूँ। स्क्वायर ऑफ बॉट्स हो गया। तो सीखने के लिए आपको कंटेंट जो है बहुत सारा अवेलेबल है, राइट काफी सारा, इतना कंटेंट अवेलेबल है कि आप दिन में 10 घंटे भी अगर आप वीडियो देखोगे तो भी कम पड़ेगा। बट इन दी एंड वही है कि आपको क्या सीखना है और आपको क्या समझ में आ रहा है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक सो। राइट जैसे आपने ये वाली बात बोली ना, आई टोटली एग्री कि यार जैसे हम स्कूल का एग्जांपल लें, स्कूल में हम लोग 8-10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तब जाके हम डिसाइड करते हैं यार हमें कॉमर्स में जाना है, साइंस में जाना है। फिर इनफैक्ट उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि यार मुझे अकाउंट्स पसंद आ रही है, मुझे इकोनॉमिक्स में जाना है या कहाँ पर। बट वहाँ तक पहुँचने के लिए वो पाथ डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा कि मुझे प्राइस सेक्शन में जाना है, ऑप्शन। जब तक मैंने ऑप्शन देखा ही नहीं, मुझे क्या पता कि मुझे ऑप्शन पसंद आएगा या नहीं आएगा। डेफिनेटली यस। राइट बट अच्छा, बिफोर दैट 2000 मतलब पहला, मैं ये बोल सकता हूँ आपने पहला सौदा 2020 में मारा था अपना? या करेक्ट, 2020 में ही मैंने पहला सौदा मारा था। मैंने काफी सारे, एक्चुअली उस 2 महीने में मैंने मेरा अकाउंट, तब का अकाउंट डबल भी कर दिया था। ओ वाओ। 2 ही महीने के अंदर मैं ट्रेडिंग जब सीख भी रहा था और कर भी रहा था, तो मेरे पास कई सारे स्टॉक्स थे। जैसे आइडिया हो गया, जो 4 रुपए का भाव था, जो 12 रुपए में मैंने बेचा था। फिर टाटा मोटर्स हो गया, 30-40 रुपए का जो था तब मैंने खरीदा था। इंडसइंड बैंक हो गया, और बजाज फाइनेंस था। फिर रिलायंस था, जो मैंने 700 रुपए के आसपास, 750 के आसपास खरीदा था। काफी सारे स्टॉक थे जो मैंने तब खरीदे थे। और एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी किया था मैंने, फोमो में आकर यस बैंक 75 रुपीज पे खरीदा था। क्योंकि मैंने उसका भाव 4 रुपए से 14 रुपए एक हफ्ते के अंदर देखा, और फिर 14 से 70 रुपए दूसरे हफ्ते में, एक हफ्ते में चला गया था। तो वो एक चीज थी कि सबसे बड़ा लॉस उस टाइम पे मुझे यस बैंक में हुआ था। कुछ 10-12 हजार रुपए के आसपास का एक स्टॉक के अंदर लॉस हुआ था। तो तब से बात, और एक्चुअली जब लॉस भी हुआ था तो मेरे मेरे नोट्स में लिखा भी था। मैं डायरी मेंटेन रखता था तब, कि आज मैंने क्या गलतियां की है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ट्रेडिंग जर्नल रखना काफी इम्पोर्टेंट चीज है। आज भी मैं सब कुछ, मेरे पीएनएल स्टेटमेंट्स, आप मानकर चलो क्या गलतियां हुई, कुछ मैंने जो भी अपडेट रहता है वो मेरे ट्रेडिंग जर्नल में लिख कर रखता हूँ, ताकि मैं ट्रैक कर सकूं मेरा परफॉर्मेंस। और कुछ भी इंप्रूवमेंट की जरूरत रही तो मैं उस पर ट्राई करूँ कि इंप्रूव कर सकूं एवरी मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर। राइट तो राइट अभी जो मैं अपडेट करता हूँ वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करता हूँ, आफ्टर क्वार्टरली परफॉर्मेंस। जो भी अगर मुझे चेंजेस करने रहे तो मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही करता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये जो अपनी जर्नल आप रिव्यू करते हो कि लाइक पेजेस पलट के देखना कि मैंने क्या मिस्टेक करी, तो वो डेली, वीकली, मंथली किस तरीके से रिव्यू करते हो उन गलतियों को? तो बेसिकली मैं एक्सेल शीट में, मेरी आजकल तो पेपर का जमाना चला गया, राइट अब मैं एक्सेल शीट में ही सब कुछ, मेरा पीएनएल स्टेटमेंट, पीएनएल हो गया, डेली पीएनएल हो गया। फिर अगर मैंने कभी सिस्टम में ओवर रिडेंस किया कि हाँ आज एग्जिट नहीं था, फिर भी मैंने इम्पल्सिव एग्जिट कर लिया, या फिर मुझे डर लग रहा था, फियर था कि आज समझो ब्रेकआउट आएगा, बट ब्रेकआउट आया नहीं और मेरी ट्रेड वो डायरेक्शन में थी। तो बेसिकली ये सब में फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे ये पीएनएल स्टेटमेंट इतना मायने नहीं रखता कि भाई आज प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, ये इतना मैटर नहीं करता। बट वो प्रॉफिट और लॉस के पीछे जो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में, वो है इमोशंस। कि आपने वो जो सिस्टम के साथ में छेड़खानी की थी, वो किस बेसिस पे की थी? कि आपने डर के मारा की, कि आप ग्रीड के कारण की, कि हाँ आज हमको 10,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, चलो बंद कर देते हैं। कि ये था कि नहीं, 15,000 का प्रॉफिट था, 10,000 हो गया, अब तो बंद ही कर देता हूँ, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो दोनों में काफी फर्क है। आप एक फियर के साथ में ट्रेड करना, ग्रीड के साथ में ट्रेड करना, कंजर्वेटिव ट्रेड करना। तो ये मैं हर बार डेली एट द एंड ऑफ द डे ये नोट कर रखता हूँ कमेंट्स में, कि आज मैंने ये गलतियां की, या ये अच्छी बात की। और फिर एट द एंड ऑफ लेट्स से मंथ, आई रिव्यू द थिंग्स कि मैंने कहाँ क्या चेंजेस किए थे। ओके अच्छा, एक चीज़ और, जैसे आपने बताया कोविड के टाइम, मतलब कोविड से पहले जनवरी वगैरह में स्टार्ट करा, तो क्या कोविड के टाइम पे जब वो एक बरसक फॉल आया था, डेफिनेटली उस टाइम एक लॉस हुआ होगा, राइट? सबके पोर्टफोलियो वगैरह डाउन गए थे, फिर वापस से एक झटके में रिकवर कर गए। तो उस टाइम कैसी फीलिंग आई थी कि यार मार्केट छोड़ देता हूँ, या किस तरीके से आपने मैनेज किया उसको? नहीं, एक्चुअली
सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है साइकोलॉजी का। मैं जो अमाउंट के साथ में एंटर किया था अराउंड तब 45-50,000 के आसपास, ये पूरी मेरी सेविंग्स थी। हम्म और माइंडसेट यही था कि आई आई हैव नथिंग टू लूज इवन इफ आई लूज दिस अमाउंट ऑफ मनी। सो फर्स्टली आई एंटर्ड विद द मनी, जो पैसों के साथ में घुसा था, अगर वो चले भी जाते थे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। ये माइंडसेट के साथ में मैंने एंटर किया। ऑब्वियसली 40,000 रुपीज थोड़ा सा कम अमाउंट है। अब राइट ये सेम अमाउंट आप 10-15 लाख के साथ में नहीं कर सकते कि 15 लाख के साथ एंटर करूंगा। तो एंट्री जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमाउंट से कर रहे हो, और वो हमेशा कम ही होनी चाहिए। अब जनरली लोग अभी 10 लाख से एंटर करते हैं और ऑप्शन बाइंग में घुस जाते हैं, और फिर आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस एवरी डे इन ऑन ट्विटर कि इतना इतना लॉस हो गया, हमने इतने साल में इतना कमाया था बट इतनी जल्दी लॉस हो गया। तो एंट्री का जो पॉइंट है कि स्टार्टिंग में सर्वाइवलशिप सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाँ, आप जब एंटर कर रहे हो सबसे पहले प्रॉफिट कमाना नहीं, सबसे पहले सर्वाइव ही कर लिया आपने कि हाँ, मैं 40,000 के साथ में आया था, 3 महीने हो गए मेरे को ट्रेडिंग करते हुए या 6 महीने हो गए मुझे ट्रेडिंग करते हुए, 40,000 अभी भी बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है कि 40,000 रुपए बाकी है कि नहीं। अब अगर वही बाकी नहीं है तो आई थिंक सो फिर 40,000 चले गए, फिर आपने वापस 50,000 लाए, वो भी चले गए, तो फिर ये प्रोसेस, ये जो साइकिल है, ये साइकिल बहुत ही खतरनाक साइकिल होता है। उससे अच्छा है कि आप जितना अमाउंट एंटर कर रहे हो पहले उसी को आप ट्राई करो कि 6 महीने तक उसी को मेंटेन रखो, और फिर बाद में प्रॉफिट करना, और फिर बाद में स्केलिंग अप, वो जो काफी बड़ा मतलब ये कह सकते हैं कि ये काफी पर्सनलाइज्ड प्रोसेस होता है सबके हिसाब से कि कौन कितना जल्दी फटाफट लर्न करता है। तो एज अ पर्सनली मैं काफी, आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर। तो मुझे अगर किसी ने कहा कि इतना ही रिस्क लेना है, इतना ही करना है, और अगर मुझे लगता है कि वो सामने वाला इंसान जो बात कह रहा है वो मेरे फायदे की है, तो फिर मैं काफी ज्यादा जल्दी अडाप्ट कर लेता हूँ। तो वो एक चीज है कि ऑलवेज यूज रिस्क मैनेजमेंट, और वो नॉर्मल जो सब लोग कहते हैं, बस फॉलो करने वाले काफी कम लोग होते हैं, और कुछ नहीं। ये तो है, बट जैसे जैसे आपने ये बात बोली उसको एक लाइन में जैसे हम सब करते हैं कि रिटर्न ऑफ कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन कैपिटल। पैसा बचेगा या तो ही आगे ट्रेड कर पाऊंगा, पैसा ही नहीं बचा फिर बार बार इन्फ्यूज करते जाओ, वो एक लूप में साइकिल चलती रहती है न्यू बाइक्स की ज्यादा। यस। डेफिनेटली। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर डेफिनेटली हम स्ट्रैटेजीज पे जाने वाले हैं कि इस टाइम पे अभी तक 2020 से, या जब आप स्टार्ट करने वाले थे, राइट, क्योंकि कॉलेज में भी थे तो एक तरफ कॉलेज पे भी फोकस करना है मुझे स्टडीज पे भी, और डेफिनेटली मुझे मार्केट भी देखना है, तो फैमिली का सपोर्ट कैसा था उस टाइम पे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक सो, फॉर सक्सेस ऑफ एनी इंडिविजुअल ट्रेडर। पर्सनली आई बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली। आई हैव, मतलब मैं काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वी हैव अ फैमिली बिजनेस एज वेल। सो इनिशियली देयर वाज नो प्रेशर फ्रॉम द फैमिली कि तुझे जॉब ही करना है या तुझे बिजनेस ही करना है। तो ये एक चीज रही है स्टार्टिंग से कि फैमिली प्रेशर नहीं रहा मुझे कभी भी, और मुझे कोई फाइनेंस का प्रेशर स्टार्टिंग से था ही नहीं, क्योंकि आई एम फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। तो मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे मार्केट से पैसा कमाना ही है और घर पे कुछ वापस से लौटाना है। तो ये एक चीज था कि सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली हैज बीन फिनोमिनल, एंड आई कुड ओनली डू दिस बिकॉज आई एम ऑलरेडी वेल सेटल्ड। सो अगर कोई बंदा जिसको फुल टाइम ट्रेडिंग करना है, और अगर if he does not have a well settled family, so I think so it would be really tough for him to manage family expectations as well as the returns, as well as to make money from the market. Because I think if we have a pressure of making money from the market, तो शायद प्रेशर में तो पैसा बनना ही नहीं वाला इधर। राइट जैसे कि अगर लास्ट मंथ अगर जैसे मुझे 2-2.5% के आसपास का लॉस हुआ टोटल कैपिटल पे, तो आई ट्रेड विद अराउंड 55-60 लाख रुपीज राइट नाउ, और करीबन 1-1.5 लाख रुपए का लास्ट महीने का लॉस था। तो अगर मुझे घर पे डे टू डे नीड्स के लिए अगर मुझे पैसे मार्केट से ही निकाल कर देने होते थे, तो शायद मैं बहुत प्रेशराइज्ड हो जाता था। बट आई एम नॉट अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम फैमिली एज वेल एज फ्रॉम एनीवन कि मुझे कमाना ही है और मुझे देना ही है। तो unlike for someone who does not has a well to do family, क्योंकि उस केस में उनको डेफिनेटली पैसे कमाना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, और घर पे रोजी रोटी के लिए तो देना ही पड़ेगा, राइट। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज क्या है, ये पूछना रह गया। So my age, currently my age is 24. I'll be turning 24,
and I am going for an MBA in हम्म। Symbiosis Bangalore. अभी So अभी सिर्फ 24 है रियली? yeah, एंड यू आर इनटू 2000. ऑप्शन सेलिंग, एल्गो? या आई सेड कि आई एम अ वेरी फास्ट लर्नर, और अभी मैं एमबीए फाइनेंस भी करने जा रहा हूँ, तो माय एम इन द कमिंग फ्यूचर इज एटलीस्ट टू मैनेज 100 or 1000 crore rupees by the age of 26-27. बेस्ट So विशेस। so that is the ultimate aim. और उसके लिए मतलब जनरली लोग बोलते हैं कि एमबीए क्या करने की क्या जरूरत है जब तुम ऑलरेडी इतना पैसा कमा रहे हो, राइट तो ये एक सवाल मुझे बहुत कॉमनली सबसे आता है, दोस्त हो गए, घर वाले हो गए, राइट। ट्विटर पे हो गया, टेलीग्राम पे हो गया, सब जगह से ये आता है कि 2 साल इधर डालकर 25 लाख रुपीस डालकर एमबीए क्यों करना है। पर्सनली मतलब आई थिंक सो एजुकेशन इज मोर हैज टू बी गिवन द हाईएस्ट प्रेफरेंस फॉर एनीवन, इवन इफ यू आर मेकिंग मनी और इवन इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, व्हाटएवर द, क्योंकि एज जो मेरी एज है, मेरे पास पढ़ने का टाइम है अभी अराउंड 22-23 के आसपास। सो I would not suggest anyone in the age of early 20s to just go with full time trading, because सबका फैमिली बैकग्राउंड पहले तो ऐसा होता नहीं है जनरली, और एट द एंड कभी ना कभी आपको वो प्रेशर, मुझे भी अभी भी कभी ना कभी वो प्रेशर फील होता है, भले ही मुझे कुछ पैसा घर पे देना नहीं हो, बट प्रेशर कहीं ना कहीं इंसान को 24 की एज हो गई है तो दिमाग में कहीं ना कहीं तो आता ही है कि पैसा कमाना ही है आखिर में, डेफिनेटली। बट एक सबसे बड़ी बात क्या होती है कि फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार लड़का बड़ा हो रहा है, कुछ कमाएगा, और फिर जब वो हम अपने एक पापा से, अपने फादर से आई कांटेक्ट करते हैं ना, तो वो आंखों ही आंखों में कुछ बात हो जाती है। डेफिनेटली। तो एजुकेशन को मैं थोड़ा सा अभी इम्पोर्टेंस फिलहाल वापस से ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई एम गोइंग फॉर एमबीए इन फाइनेंस इन SIBM सिम्बायोसिस बैंगलोर। सो दैट वुड बी अ 2 year कोर्स, और एमबीए इन फाइनेंस ही करूंगा मैं। फिर आगे जाकर पैसा तो क्या है, वापस से कमा सकते हैं उसमें, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किल है, भरोसा है तो कमा सकते हैं, बट फिर से ये टाइम नहीं आएगा और फिर बाद में वही 27-28 की उम्र में शादी, ये वो। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अब आप एमबीए करने जा रहे हो तो 2 साल, क्योंकि वहां तो रेगुलर क्लासेस हैं, राइट? तो एमबीए या ट्रेडिंग? ये एक डेफिनेटली एक क्वेश्चन है। इसके लिए मैं एक 2-3 लोगों को डेफिनेटली असिस्टेंट हायर करके मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके वो हो पाए, बट डेफिनेटली वो ट्रेडिंग जो है वो इम्पैक्ट होने ही वाली है, ये मुझे पता है, बट आई एम ऑल्सो एक्सेप्टिंग दिस फैक्ट एंड आई हैव टू, वो है ना, इसे हम ट्रेड ऑफ कहते हैं कि कुछ पाने के लिए जो कुछ खोना पड़ता है। तो अभी इम्पोर्टेंस, अभी मेरे लिए प्रायोरिटी एजुकेशन है 2 साल के लिए, और फिर जब तक तो हमारा जो सिस्टम है, जितना हो सके मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, और क्या पता 2 साल में मैंने कॉलेज में सबको ट्रेडिंग भी सिखा दी हो, तो कॉलेज से निकलते ही हमारी खुद की ट्रेडिंग कम्युनिटी बन जाए। डेफिनेटली। अरे पता है, बिलीव मी, मैंने इतने सारे पॉडकास्ट वगैरह करे हैं, लोग ये तो बोलते हैं कि हाँ ट्रेडिंग जर्नी करो, बुक्स पढ़ो, बट उस बुक से पहले की जो एक स्कूल, कॉलेज या एक नॉर्मल लाइफ है, लोग उसको भूल जाते हैं। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। अभी मेरे पास एक लेडी का फ़ोन आया कि मेरी डॉटर है 10th या 11th क्लास में, शी वॉन्ट्स टू लर्न। तो मुझे लगा मे बी शी इज़ आस्किंग अबाउट, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, मे बी बैलेंस शीट वगैरह, तो हम लाइक उसको क्या पढ़ना है, कहती स्टॉक मार्केट। मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा मैडम उसको पहले अभी खेलने कूदने के दिन है, 11th-12th पढ़ने दो। नहीं, उसका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है। मैंने कहा मत डालो, डू नॉट डाइवर्सिफाई हर अटेंशन, उसको पढ़ने दो, 12th के बाद देखेंगे। एक तरफ आपके बोर्ड्स के एग्जाम, एक तरफ आप स्टॉक मार्केट देख रहे हो, तो डेफिनेटली जहां एक बार ना एक वो पैसे का लालच आ जाता है हल्का सा भी, डेफिनेटली गई पढ़ाई। एक बार ये एक मतलब मेरे हिसाब से ये जो नशा है, ये नशा एक बार इंसान इस नशे में घुस गया तो एक बार सिगरेट और ड्रिंक का नशा छोड़ सकता है, बट स्टॉक मार्केट का नशा भले ही प्रॉफिट हो लॉस हो, कोई लेना देना नहीं। वो जो पीएनएल देखने का जो नशा होता है, भाई लॉस हो रहा प्रॉफिट हो रहा, वो शायद ही एक बार घुसने के बाद में इंसान बाहर निकल सकता है। तो डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है स्टडीज में, और इतनी जल्दी मतलब आई कैन से कि हाँ मुझे भी
स्टार्टिंग में जब मैं एंटर किया था तो पूरा टाइम मैं दिन में 16 घंटे मैं बस इसी के बारे में ही डिस्कस करता था सभी के साथ में, यही काम करता था, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। वो तो कोरोना आ गया तो मैं पास हो गया बाय गॉड्स ग्रेस, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, अदरवाइज मैं अभी शायद कॉलेज में ही होता फिर से। ये तो है, क्योंकि और पता है देखो, चाहे आप ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे, मान लो आपका कोई सौदा भी नहीं पड़ा हुआ तो प्रॉफिट लॉस तो दूर की बात है, बट फिर भी यार एक बार मन करता है यार आज निफ्टी कितना ऊपर है, बैंक निफ्टी कितना ऊपर है, तो बैंक निफ्टी का नशा तो अलग ही लेवल का है लोगों का। डेफिनेटली। चलिए जी, जर्नी में तो डेफिनेटली बहुत मजा आया, और आई गेस आई होप हम लोग यही एक्साइटमेंट के साथ आगे कुछ सीखने वाले हैं। तो जयेश, व्हाट्स इन द हाउस की क्या सीखने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप आप हमें गाइड करने वाले हो। फिर उसके बाद हमारे पास एक स्पेशल सरप्राइज है, यहाँ पे आपके साथ खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, कि रैपिड फायर में फटाफट फटाफट आपके एक्साइटमेंट देखेंगे, जैसे आप ऑर्डर पंच करते हो वैसे ही आंसर चाहिए। श्योर, डेफिनेटली। हाँ। Hi, now I'm going to explain you the 200 EMA reversal strategy. In this session, we are going to talk about the strategy part as well as the indicator part. Okay. तो मैं आपको सबसे पहले कुछ इंडिकेटर के बारे में बात करने वाला हूँ। वो है फर्स्ट इंडिकेटर जो हम कहेंगे 200 EMA. Okay. So 200 EMA जो जनरली होता है वो है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड आइडेंटिफाई करता है स्टॉक का। सो स्टॉक प्राइस जब भी 200 EMA के ऊपर होता है तो हम उसे एक लॉन्ग टर्म बुलिश जोन में कहेंगे। Okay. और 200 EMA के जब भी स्टॉक प्राइस नीचे होगा हम उसे एक बेयरिश मोड में कहेंगे बेसिकली। नाउ 200 EMA इज बेसिकली एक वैल्यू बाय होता है। जनरली म्यूचुअल फंड्स या बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक स्टॉक को एवरेज प्राइस पे बाय करने की कोशिश करते हैं, और 200 EMA एक अच्छा वैल्यू जोन प्रोवाइड करता है स्टॉक के लिए। Okay. तो इसीलिए आपको दिखेगा कि जनरली स्टॉक 200 EMA के आसपास आने के बाद रिवर्सल कर जाते हैं जनरली, अगर स्टॉक में स्ट्रेंथ रही तो। राइट। सो बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं हम कुछ 200 EMA का। नाउ अभी जो हमारे चार्ट में मैं आपको मूविंग एवरेज कैसे डालते हैं, go to the indicator section and just type moving average here. So when you type moving average, you can see moving average exponential, you can see moving average ribbon. Just click on any of the indicator and just add the indicator. So मैंने अभी इधर moving 3 EMA यूज किया हुआ है और इधर 200 EMA का लेंथ मैंने सिलेक्ट किया। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो अभी आप जो ब्लैक लाइन देख रहे हो चार्ट के अंदर, वो है हमारी 200 EMA की ब्लैक लाइन, और मैंने उसको बोल्ड कर दिया। सिंपल right? 200 EMA सिंपल। यस, सिंपल 200 EMA। अभी आप देख रहे हो कि 200 EMA के नीचे आने के बाद में स्टॉक प्राइस, जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, 200 EMA के नीचे आने के बाद में इधर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम पहले तो रेजिस्टेंस लिया। राइट। इधर एक बार इधर हो गया, एक बार इधर हो गया, एक बार इधर हो गया, इधर थोड़ा रेजिस्टेंस इधर आसपास थोड़ा कंसोलिडेट किया, फिर से नीचे घुमा। राइट। तो इधर हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस 66 से 40 रुपए आ गया। दैट मींस ऑलमोस्ट 40% के आसपास स्टॉक प्राइस 200 EMA के नीचे गिरा। right. अब इधर देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस 50 रुपए से 100 रुपए भी चला गया जैसे ही स्टॉक 200 EMA के ऊपर गया। राइट। तो 200 EMA एक बेसिक फिल्टर हम यूज करेंगे एक स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है ना। इसके बाद में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे, वो है द रिलेटिव स्ट्रेंथ। अच्छा एक सेकेंड, मेरा एक डाउट है, टाइम फ्रेम क्या रखना है, सिर्फ डेली चार्ट? सिर्फ इस रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम बस डेली चार्ट का इस्तेमाल 200 EMA में हम बस डेली चार्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं हमारे सब एनालिसिस के लिए। ओके ठीक है, फेयर इनफ। राइट। तो अब हम इधर आ चुके हैं। इसके बाद में हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक। नाउ बेसिकली रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक का मतलब क्या है? अब लेट्स से वी आर लुकिंग, हम स्टॉक मार्केट में एंटर क्यों करते हैं? हम स्टॉक मार्केट में एंटर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एज एन एक्टिव ट्रेडर हमें निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करना है। राइट। हमें निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करना है इधर। तो अगर हमें निफ्टी के रिटर्न्स को बीट करना है तो हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने पड़ेंगे जो निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। राइट। सिंपल लॉजिक। तो अगर हमें निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स को ढूंढना है तो हम एक कंपैरिजन करेंगे कि स्टॉक ए और स्टॉक बी में, स्टॉक ए, स्टॉक बी और निफ्टी, एक हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं, स्टॉक ए, स्टॉक बी और निफ्टी। अगर 6 महीने के ड्यूरेशन में निफ्टी ने अगर मुझे 3% का रिटर्न दिया, स्टॉक ए ने मुझे 10% का रिटर्न दिया और स्टॉक बी ने मुझे -5% का रिटर्न दिया, ये मेरे पास 3 सिनेरियो हो गए। तो इसमें से
सबसे अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक कौन सा हुआ? स्टॉक ए, बिकॉज A, उसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है एंड इट हैज गिवन मी मोर रिटर्न्स देन निफ्टी हियर, right? एंड दिस स्टॉक बी इज एन अंडर परफॉर्मर. So any stock that gives me more returns than the benchmark index here is an outperformer, and any stock that gives me lesser returns than the benchmark index here is an underperformer. ठीक है, बट Okay. एक सवाल एज अ नोविस, मैं क्योंकि डेफिनेटली मैं भी ये समझ रहा हूँ, तो ये कंपैरिजन कैसे करेंगे चार्ट पर? हाँ, अब ये चार्ट पर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, मैं आपको इसीलिए ये जो कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ये अब हम इंडिकेटर के थ्रू ऑटोमेटिकली अब हो जाता है डायरेक्टली. ओके अब हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ. ओके इसका मतलब क्या है? रिलेटिवली हम एक स्टॉक का स्ट्रेंथ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, राइट. रिलेटिवली हमने देखा कि स्टॉक ए ने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को, रिलेटिवली हमने देखा निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, सॉरी स्टॉक बी ने अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को. राइट. तो इसलिए हमने इस इंडिकेटर का नाम रखा है रिलेटिव स्ट्रेंथ, एंड इट हैज बीन इनटू यूज फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ इयर्स. ओह गॉड, बट ये आरएसआई नहीं है, ये आरएसआई और आरएस दोनों अलग अलग है. RSI is different and RS is different. Okay. RSI is relative strength of index and RS is relative strength. Okay. तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है ये एक यूएस में IBD, आप मानकर चलो विलियम ओनील जो मैंने पहले बात की थी, स्टैन विंस्टीन, इन सब लोगों ने आज से 50 साल पहले इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी. ठीक है. और ये काफी वाइड स्प्रेड कॉन्सेप्ट है. तो हमने अभी जो देखा ये है रिलेटिव स्ट्रेंथ. हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो निफ्टी से ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं, ताकि प्रोबेबिलिटीज, आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि अगर अभी तक एक स्टॉक ए ने निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दिया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना कि वो आगे जाकर भी निफ्टी से ज्यादा रिटर्न देगा. यस, थोड़ा मूव देगा. हाँ, प्रोबेबिलिटी हम कंपेयर कर रहे हैं. ये गारंटी नहीं है कि स्टॉक ए गारंटी आगे जाकर भी सेम रिटर्न देगा. बट जो हम इधर ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी है. हम प्रोबेबिलिटी को हमारे फेवर में लाना है कि हाँ, विनिंग परसेंटेज रेशियो है, हमको वो 60 के ऊपर चाहिए, तब हम एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. सिंपल है, राइट. तो अब रिलेटिव स्ट्रेंथ को समझने के लिए लेट्स से कि रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो है होती है एक जीरो लाइन. ओके, एक जीरो लाइन होती है. अगर समझो स्टॉक ए है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो ग्रीन में रहेगा. ओके. और अगर उसका अंडर परफॉर्मेंस चालू हो गया कि वो बहुत टाइम से रिटर्न ही नहीं दे रहा और निफ्टी ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो जीरो लाइन से नीचे आकर वो रेड में चला जाएगा. ओके. ये ऐसा आपको अगर दिख रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट पे अब क्रॉस आ गया, अब पॉजिटिव रिटर्न्स बीट करने लगा निफ्टी को. हाँ, तो बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन है, ये वाला पॉइंट, एक सेकंड, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लिक्शन जो हो गया, ये है कि इधर से स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है. फर्स्टली इससे आउट परफॉर्मेंस जो स्टॉक में हमें चाहिए वो देखने को मिल रही है, और जो 200 EMA है उससे हमें ट्रेंड पता चल रहा है कि हाँ, स्टॉक का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है, राइट. ठीक है. सो talking about the 200 EMA is trending up, it is known as an uptrend. 200 EMA is sideways, it is known as a consolidation. 200 EMA is trending down, it is known as a downtrend here. Right? हमने ये देख लिया कि 200 EMA को अप्लाई कैसे करते हैं. अभी हम नीचे जाते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को अप्लाई करने के लिए. ठीक है. अभी हम इंडिकेटर सेक्शन में चले गए और इधर इंडिकेटर में हमको डालना है रिलेटिव स्ट्रेंथ. हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ डाला तो इधर आपको काफी सारे नाम लिख के आएंगे. हमें सिलेक्ट करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टॉक बाय भारत ट्रेडर हियर. 1828 लोगों ने इसे यूज किया है अभी तक. तो हम इस पे क्लिक करेंगे. यस, हमने इसको क्लिक कर दिया. अभी इधर एक साथ दो हो गए. हाँ, तो इधर हमने क्लिक कर दिया. अभी हम सेटिंग्स में जाएंगे, हम सेटिंग्स एक बार देख लेंगे. हमें सोर्स जो है वो क्लोज रखना है. कंपैरेटिव सिंबल जो हम देखना चाहते हैं वो है निफ्टी. पीरियड जो है 123. बाकी इधर आपको इस पे से आप डिससिलेक्ट कर लीजिए. ये आपको ऐसा दिखेगा बेसिकली. ठीक है. अच्छा, एक सेकंड, सॉरी टू इंटरप्ट. पीरियड 123 पहले से ही भरत ट्रेडर ने डिफॉल्ट डाला हुआ है. हाँ, तो 123 का मतलब क्या है हम ये समझ लेते हैं. नाउ इन 6 months ऑफ ट्रेडिंग, 6 महीने की ट्रेडिंग में अप्रोक्सीमेटली 120 से लेकर 120 समझो 6 के आसपास ट्रेडिंग डेज होते हैं. ट्रेडिंग डे सेशंस. ठीक है. ट्रेडिंग सेशंस होते हैं. तो अब हमने 120 और 126 के बीच का नंबर लिया है 123. नाउ कुछ लोग बोल सकते हैं कि 125 क्यों नहीं ले सकते.
आप 125 भी ले सकते हो, आप 120 भी ले सकते हो, बट फिर आपको उस नंबर पर ही स्टिक करना है। ओके। ऐसा नहीं कि आप कभी 120 से ट्रेड कर रहे हो, फिर कभी 125 से ट्रेड कर रहे हो। एक नंबर चूज कर लीजिए और उसी नंबर को आप हर बार यूज करिए। तो अभी हमने 120 और 126 का एवरेज ले लिया है, वो है 123 हियर, ठीक है, डेफिनेटली, राइट? ठीक है। तो अभी जो मैं आपको इंडिकेटर शेयर करूंगा जो हमने कोड किया हुआ है, वो 123 नंबर पर ही है। ओके, ओके, ओके। अच्छा, इसको शेयर कैसे करने वाले हैं? इंडिकेटर की लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, आपको आप नीचे आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो कमेंट मैं आपको सेक्शन में बताऊंगा चाहे कि ड्राइव में डाल देंगे। हाँ, आप ड्राइव में डाल सकते हो और मैं आपको बताऊंगा कि वो इंडिकेटर को कैसे यूज करना भी है। ठीक है, सो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी बता देता हूँ इधर, ठीक है। राइट? तो अभी हमें इधर दिख रहा है कि जो मैंने कहा कि स्टॉक का अंडर परफॉर्मेंस और स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस इधर ग्रीन लाइन और रेड लाइन से हमें दिख के आ रहा है। राइट। तो एक ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक, कुछ अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई फार्मा सेक्टर हो गया, सिप्ला, लॉरस लैब्स, लॉरस लैब्स। तो आपको दिख जाएगा कि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक कब एग्जिट दे चुका था। अभी आप देखिए, स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करना इधर ही चालू कर दिया था, राइट? राइट। और अगर आप बेसिक रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी फॉलो करोगे तो आप देख लीजिए कि और बस सिंपल, अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसको हम और भी इंप्रूव करेंगे, बट आप देख लीजिए कि सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ से अगर आप एंट्री और एग्जिट फॉलो करोगे कि अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो एक भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक को मैं पोर्टफोलियो में नहीं रखूंगा। अगर ये भी आपने रूल बना लिया तो आपका प्रॉफिट का तो पता नहीं, मैं लॉस बचने का गारंटी, तो मैं ये लॉस तो नहीं होगा इसका गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है। प्रॉफिट होगा नहीं होगा वो पता नहीं मुझे, हाँ, हाँ। बट आपका काफी बड़ा लॉस इस सिंपल टेक्निक से बच सकता है। आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को आपके ओरिजिनली, लेट्स से मैं अपने जो भी ये वीडियो देखेगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो भी ट्रेडिंग स्टाइल यूज कर रहे हो उसमें आप रिलेटिव स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके आप ट्राई करिए आपकी ओरिजिनल स्टाइल में स्ट्रैटेजी, आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी उसमें आप रिलेटिव स्ट्रेंथ यूज करो, तो आपको काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा आपके ट्रेडिंग स्टाइल में। अच्छा, तो ये फर्स्ट हो गया। मेरा एक एज अ व्यूअर डाउट आएगा कि चाहे मैं मिड कैप ट्रेड करूं, स्मॉल कैप ट्रेड करूं या एफएनओ, कंपेयर मुझे निफ्टी से ही करना है? सो बेसिकली हम बेसिकली आप मानकर चलो कि हमारा बेंचमार्क इंडेक्स, आप आपके रिटर्न्स, आप एज अ पर्सनली आप आपके रिटर्न्स, आप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स किस बेंचमार्क से कंपेयर करते हो? क्या आप बैंक निफ्टी के रिटर्न से कंपेयर करते हो, क्या आप स्मॉल कैप इंडेक्स से कंपेयर करते हो, क्या आप निफ्टी से कंपेयर करते हो? मैं अपनी बात करूं, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में करता हूं तो मैं ट्राई नहीं, करता हूं ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे ओवरऑल निफ्टी। निफ्टी प्लस थोड़े बहुत एक्स्ट्रा रिटर्न्स आ जाए। निफ्टी 15% देता है, जो निफ्टी की हाँ, वेबसाइट पे लिखा है, उसमें हाँ, 2-3% और आ जाए तो वो हम ब्रोकरेज म्यूचुअल फंड का एसटीडी भी सब निकल गया। हम म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी किससे कंपेयर करते हैं? निफ्टी, निफ्टी से, राइट? निफ्टी सो से। हम बेसिकली देखो, अब इस केस में आप उसको, अगर एक ट्रेडर को अगर उसके पास में उतना टाइम है, उतना अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कर सकता है कि अगर वो स्मॉल कैप स्टॉक ट्रेड कर रहा है तो बेंचमार्क इंडेक्स, वो स्मॉल कैप इंडेक्स डाल ले। बट एज अ जनरलाइज्ड व्यू मैं इधर बताऊंगा कि निफ्टी कॉमन रखिए हर बार, बट अगर आपको करना है तो उसमें कोई हरकत या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है कि फिर आपको हर बार इंडेक्स चेंज करते रहना पड़ेगा, तो आपका जो काम है वो डबल होगा और कुछ नहीं। ओके, तो पहला निफ्टी कांस्टेंट हो गया, दूसरा 200 ईएमए और तीसरा आरएस जिसमें 123 कांस्टेंट है। या ये ठीक तीन है। हमारी चीजें कांस्टेंट है। तो अब हमें क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्टर रोटेशन। सबसे पहले हमें एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को ढूंढना है। अब हम आउट परफॉर्मिंग सेक्टर को कैसे ढूंढेंगे? हम उस सेक्टर के रिटर्न्स को निफ्टी के रिटर्न से कंपेयर करेंगे, ओके, राइट? अब निफ्टी से इंडेक्स उस सेक्टर को कंपेयर करेंगे, ठीक है। करेक्ट। तो सबसे पहले हो गया निफ्टी ऑटो इंडेक्स। तो अभी निफ्टी ऑटो इंडेक्स हमें क्या दिखा रहा है? मेरा आपसे निफ्टी सवाल यह है अभी कि तो अभी निफ्टी ऑटो आउट इंडेक्स क्या है? डाउन साइड है, डाउन साइड है, अंडर परफॉर्मर है इधर। अंडर परफॉर्मर, अंडर परफॉर्मर टू मानकर चलो कि एकदम जीरो लाइन के पास में है, तो ये साइडवेज है, साइडवेज। ठीक है? एकदम जीरो लाइन के पास में है, ये इधर ही घूम रहा है, क्योंकि इधर हमें दिख रहा है थोड़ा चॉपीनेस है, राइट? राइट। तो मैं ये इसको मानकर चलूंगा कि ये साइडवेज है। अभी मैं इसको हटा देता हूं। अभी ये देख लीजिए, निफ्टी एनर्जी काफी नेगेटिव है, तो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। ठीक है। अभी आप एफएमसीजी देख लीजिए, एफएमसीजी का आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रांग दिख रहा है, तो सेक्टर 1 मेरा प्रेफरेंस रहेगा एफएमसीजी स्टॉक्स, ठीक है। फर्स्ट। अभी मैं दूसरा सेक्टर ढूंढूंगा, इंफ्रा। इंफ्रा भी साइडवेज है, तो मैं इसको साइड में रखूंगा अभी के लिए। ओके। आईटी हो गया, आईटी
अभी थोड़ा ग्रीन आने की कोशिश कर रहा है, मैं अभी इसको अपने वॉच लिस्ट में डालूंगा। तो एफएमसीजी हो गया, आईटी हो गया, मेटल्स नेगेटिव में है तो मैं हटा दूंगा, मिड कैप नेगेटिव में है पूरा हटा दूंगा, फार्मा तो दूर दूर तक भी मैं मुझे कहीं ट्रेड ही नहीं करना है, राइट, तो ये हट गया। अब आया है निफ्टी पीएसयू बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक में स्ट्रॉन्ग चल रही है, राइट, तो पीएसयू बैंक्स आ गए और ये दूसरे सेक्टर कुछ काम के नहीं है, अब ये सब नेगेटिव। तो हमें हमारी पहले हमारी सेक्टोरल स्ट्रेंथ में सबसे हमें दिख रहा है एफएमसीजी, फिर हो गया पीएसयू बैंक्स और फिर हो गया आईटी सेक्टर, राइट। तो ये मेरे पास 3 सेक्टर आ गए हैं। अब मुझे ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो इन 3 ही सेक्टर को बिलोंग करते हैं। सबसे पहले ओके, अब ये हमने सेक्टोरल एनालिसिस कर ली, तो हमें हमारा पहले सेक्टर मिल गया। अब हम गए सिंपली स्ट्रैटेजी का पार्ट क्या है, स्ट्रैटेजी रूल क्या है, हम वो देख लेंगे। सबसे इफ बाय कंडीशंस क्या होनी चाहिए, इफ बाइंग लार्ज कैप्स निफ्टी शुड बी अबव 200 EMA एंड 50 EMA। निफ्टी का जो ट्रेंड है सेक्टरल, जो सबसे बड़ा सेक्टर है, मिड कैप देख रहे हो तो मिड कैप इंडेक्स का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इसमें हम दूसरा ईएमए भी लगाने वाले हैं? हाँ, इसमें दूसरा ईएमए भी लगाने वाले हैं अब हम? नहीं, दूसरा ईएमए की जरूरत नहीं है। अगर 200 EMA के ऊपर है तो वो स्टॉक मतलब बस 200 EMA भी आप यूज करोगे तो काफी है। ओके, फेयर इनफ, राइट। अब हम स्ट्रैटेजी क्या है, बेसिकली हम ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने वाले हैं जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और वो स्टॉक 200 EMA के ऊपर क्लोज हो रहा है। 2 कंडीशंस हो गई, 2 कंडीशन हो गए कि ऐसा स्टॉक जो रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और 200 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए वो। तो मैं आपको अभी चार्ट में बता दूंगा कि लुक फॉर रिवर्सल ऑन स्टॉक नियर 200 EMA आफ्टर जनरल मार्केट पुल बैक इन डेली टाइम फ्रेम, buy when stock closes above the 200 EMA with the 123 period RS line as green only. ठीक है। If the stock is closing above 200 EMA but RS line is negative, it should never be bought. मतलब RS उसका नेगेटिव है और 200 EMA के ऊपर स्टॉक क्लोज हो रहा है तो नहीं खरीदना है। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना ही चाहिए, दोनों कंडीशन, ठीक है, दोनों कंडीशन 100% सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये एक पहला रूल हो गया कि एंटर ऑन क्लोज अबाउट 200 EMA विद RS 123 पॉजिटिव। स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, मैक्स समझ लो आप 5 to 7% के आसपास। जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि स्टॉप लॉस जो आप कभी भी स्टॉक में एंटर कर रहे हो तो डबल डिजिट परसेंट से नीचे ही होना चाहिए। ओके, मैं कोई भी स्टॉक में जब एंटर करता हूं तो 8% इज द मैक्सिमम एसएल दैट आई शुड हैव फॉर एनी काइंड ऑफ स्टॉक। ठीक है, ओके, ठीक है, तो कीप पिरामिडिंग इफ द स्टॉक्स मूव हायर एंड एडिंग पोजीशन। ये थोड़ा एडवांस टेक्निक्स हो गया, मैं आपको ये बताता हूँ आगे जाकर, ठीक है। कुछ स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। अभी हम सबसे पहले हमने ये देख लिया कि सेक्टर सबसे हमारा इंपॉर्टेंट सेक्टर था पीएसयू बैंक्स, जो सबसे अच्छा लगा मुझे, राइट। तो अब मैं पीएसयू बैंक्स में जाऊंगा। इधर मैं देख रहा हूं कि पीएसयू बैंक में इधर स्टॉक काफी टाइम, अभी देखो सिग्नल हमारे कहाँ जनरेट हो रहे हैं, स्टॉक इधर 200 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, राइट, और आरएस लाइन ग्रीन है, तो ये मेरा एक सिग्नल जनरेट हुआ। इधर स्टॉक 200 EMA के ऊपर क्लोज हुआ, आरएस लाइन ग्रीन है, इधर मेरा सिग्नल जनरेट हुआ। तो ये जो एरिया है इधर काफी थोड़ा चॉपीनेस है। अभी मैंने जो इंडिकेटर का लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा, तो ये लिंक जो रहेगा बेसिकली इस पे आप क्लिक करोगे, सो गो टू दैट, उस इंडिकेटर पे क्लिक करना, ऐसा क्लिक करोगे बेसिकली तो ये खुल के आएगा ऐसे, जेएनएस पोजिशनल स्ट्रेटेजी। फिर इस पे नीचे जाना है आपको और इस पे आपको क्लिक करना है बेसिकली ऐड टू फेवरेट। इधर मेरे फेवरेट में एडेड है ऑलरेडी, तो इसको ऑप्शन आएगा ऐड टू फेवरेट का, राइट, और वो वहां पे लॉगिन से ऐड हो जाएगा। हाँ, सो वंस यू ऐड इट टू फेवरेट, ये आपके इंडिकेटर्स के अंदर लिस्ट में आ जाएगा, फेवरेट्स की लिस्ट में। आपके कितने सारे फेवरेट है यार ये, हाँ, तो ये फेवरेट्स की लिस्ट में आ गया। तो हमें इधर दिखेगा जेएनएस पोजिशनल स्ट्रेटेजी करके, इस पे आप क्लिक कर देना तो ये इंडिकेटर आपका ऐसा विजिबल हो जाएगा जिसमें आपको बाय सेल सिग्नल मिलेगा। ओके, अच्छा, अभी इसमें मेरा एक डाउट है। मान लेते हैं जैसे यहाँ का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अभी आपने फरवरी 2022 पे कर्सर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 200 EMA के ऊपर भी क्लोजिंग आया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड कि वो ग्रीन में क्लोजिंग हो रहा है मेरा आरएस। करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है, एंट्री के बाद
आपने 8% स्टॉप लॉस तो बता दिया, हाँ ठीक है। मान लेते अगर ये स्टॉक 153 के आसपास ट्रेड कर रहा है तो मैं 153 का 8% मोटा मोटा 145 144 के आसपास आएगा, राइट, वहां तक रखूंगा। बट टारगेट क्या रखना चाहिए? सो टारगेट इंपॉर्टेंट है। मैं टारगेट इस केस में जनरली मैं सजेस्ट करता हूं कि इस केस में टारगेट रखना सजेस्टेड नहीं रहता है जनरली। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम है। क्योंकि अगर आप टारगेट रखोगे तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। अभी ये मैं आपका ये क्वेश्चन जरूर आंसर करूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये इंडिकेटर के बारे में समझ लेते हैं ठीक है, कि ये इंडिकेटर में आपको दिख रहा है कि लॉन्ग करके ऑप्शन आया, लॉन्ग करके इधर आ रहा है, मतलब क्या, ये सिस्टम जो है ये बस बाय सिग्नल ही जनरेट करेगा, ये शॉर्टिंग के लिए नहीं है फर्स्टली। ओके, तो अभी आपको दिख रहा है इधर कि इधर बार बार मुझे 3 बार लॉन्ग सिग्नल आया, 3 बार मेरे को एग्जिट भी आ गया, राइट। अगर सबसे सिंपल ये है कि अगर आपको शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 सिग्नल कंटिन्यूस आ गए कि इधर मुझे एंट्री आ गई, इधर मुझे एग्जिट आ गया, इधर मुझे एंट्री आ गई, इधर मुझे एग्जिट आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट करूंगा और फिर थर्ड सिग्नल लूंगा। ठीक है, ओके, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक डिसएडवांटेज ये सिस्टम का ये होता है कि साइडवेज मार्केट में आपको इस सिस्टम में मल्टीपल सिग्नल्स मिल सकते हैं, बार बार सिग्नल्स मिल सकते हैं, क्योंकि जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज एक साइडवेज मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो हमें बार बार एंट्री एग्जिट नहीं करना है। इसलिए हम एक रूल बना लेंगे कि इमीडिएटली 2 छोटे ड्यूरेशन में हमें अगर मल्टीपल सिग्नल मिलता है तो मैं एक मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट का वेट करूंगा इधर। हाँ, ये मेरा एक स्विंग का रेजिस्टेंस आ गया। इधर मुझे एक लॉन्ग का सिग्नल मिल गया था, अभी इधर मुझे लॉन्ग का सिग्नल मिला, मैं इस पे बाय नहीं करा, अभी मैं बाय करूंगा इस ब्रेकआउट पे। ठीक है, इस ब्रेकआउट पे मैंने बाय किया। अभी ये जो है इधर मेरे 6-7% के एसएल कटे हैं। हम इसको डिनाई नहीं कर रहे कि इधर हमारा स्टॉप एंट्री हुई नहीं तो हम इधर एग्जिट, हमारा लॉस नहीं हुआ। इधर हमारे दोनों जगह स्टॉप लॉस कटा है 6-6% के 7-7% के। एग्जांपल, अभी इधर हमने लास्ट टाइम एंटर किया तो ये है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। ओह गॉड, अगर हम इधर 12% का टारगेट लगा लेते थे तो फिर हमारा जो आप रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने 2 बार 12-6% के स्टॉप लॉस लिए, राइट। तो हमें वो लॉस तो पहले कवर करना ही है ना, राइट। तो ये है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, जहां पे आपको 2 बार आपको हो सकता है मल्टीपल सिग्नल मिल जाए कि हाँ साइडवेज मार्केट था तो फॉल सिग्नल मिल गया, बट आपको एक अच्छा ऐसा बड़ा ट्रेंड मिलेगा जहां पर आपको 100%, 150%, 200% का गेन्स हो। ठीक है, परफेक्ट, फेयर इनफ। तो जल्दी से एक सम अप कर देता हूँ जो आपने पॉइंट्स सिखाए। सबसे पहले 200 EMA लगाना है अगर किसी को मैनुअली जाना है, फिर उसके बाद उसको सिंपल RS लगाना है जिसमें डिफॉल्ट 123 डाला हुआ है भरत ट्रेडर वाला, ठीक है। और अगर वो सब भी नहीं करना तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप जैसे ही उस पर जाओगे ऐड टू फेवरेट्स कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर कि आपने ट्रेडिंग व्यू में लॉग इन किया हुआ है, तभी वो आपके सेटअप में ऐड करेगा वेबसाइट। उसके बाद नेक्स्ट आपने मुझे बोला पहला कि 200 EMA के ऊपर होना चाहिए और RS भी ग्रीन होना चाहिए, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। फिर उसके बाद अब 1 सिग्नल जनरेट हुआ, 2 सेकंड सिग्नल जनरेट हुआ, बट जैसे ही वो एक स्विंग रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा देयर इज नो अपसाइड, मतलब वो भागता ही रहेगा, ट्रेंड में आ जाएगा एक। करेक्ट, ठीक है। ये एक हमें कंफर्मेशन क्या मिल रहा है, देखो अभी इसमें कंफर्मेशन क्या मिल रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्रीन है, मतलब क्या है, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग वाले पार्ट में चल रहा है, राइट। ओवरऑल ट्रेंड जो स्टॉक का है वो 200 EMA के ऊपर है, मतलब स्टॉक एक बुलिश जोन में है। तो इसको आप ऐसा जरूरी नहीं है कि सिग्नल के लिए यूज करो, ये तो आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को आपके ओरिजिनल ट्रेडिंग स्टाइल में भी यूज कर सकते हो एज अ कंफर्मेशन इंडिकेटर कि हाँ क्या मेरा जो ओवरऑल स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है क्या वो निफ्टी से ज्यादा है कि कम है। अगर निफ्टी से ज्यादा नहीं है तो ऐसे स्टॉक में घुसने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, तो वो अपसाइड में भी उसका अपसाइड जो है वो इतना ज्यादा नहीं होने वाला है, राइट। तो अभी देखिए हमने इंडियन बैंक क्यों सिलेक्ट किया, सबसे पहले ये क्वेश्चन है। इंडियन बैंक सबसे पहले हमने सेलेक्ट करा था बिकॉज हमने पहले PSU सेक्टर देखा था, बैंक्स PSU, वो हमें पॉजिटिव मिला था, तो हम सेक्टर के और अंदर डेप्थ में जाना शुरू हुए। करेक्ट, सो ये इंपॉर्टेंट है कि टॉप डाउन अप्रोच करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल में। सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर को ढूंढूंगा,
फिर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर में से स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स को ढूंढूंगा और उसी उसी के अंदर ट्रेड करूंगा। अगर मुझे पीएसयू बैंक में, अगर जैसे कि पीएसयू बैंक जो हमारा सेक्टर है, पीएसयू सेक्टर, वो अच्छा परफॉर्मिंग कर रहा था, तो मैं एक फार्मा सेक्टर में क्यों घुसूं? काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि फार्मा सेक्टर में कोई स्टॉक आ गया है जो सपोर्ट पे आ गया, एकदम लॉन्ग टर्म 5 साल पहले के सपोर्ट पे आ गया। अब उन्हें लगता है कि सपोर्ट इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली बाउंस करेगा, बट ये लोग नहीं समझते कि अगर एक वीक स्टॉक 5% बाउंस करता है तो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक उस बाउंस में 10% बाउंस करेगा ना। राइट राइट राइट। ये आपको रिलेटिवली परफॉर्मेंस समझ में आया कि अगर एक वीक स्टॉक अगर मार्केट बुलिश हो गया, एक वीक स्टॉक 5% भागेगा, तो एक स्टॉक जो जिसमें ऑलरेडी स्ट्रेंथ थी वो तो ज्यादा ही लॉजिकली देखोगे तो वो ज्यादा ही भागेगा ना आगे। और उससे भी तो सबसे बड़ी बात जनरली क्या है कि अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो लोग बेचने में ज्यादा इंटरेस्टेड है ना, तो तुम क्यों खरीद सिंपल रहे है। हो और उसको? ये सेल ऑन बाउंस, जनरली ऐसे स्टॉक्स को लोग बाउंस पर सेल करने की कोशिश करते हैं, ना कि बाय। सो Perfect. लुक फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड इसके अंदर आपको ये भी चीज होगा, अगर हमें और कोई एग्जांपल देखना है, लेट्स से अभी इधर देख लीजिए, इसमें आपको मल्टीपल सिग्नल्स नहीं मिले। इसमें Right. आपको एक लॉन्ग मिला, एक शॉर्ट मिला, फिर से लॉन्ग मिला, इधर एक लॉन्ग मिला, इधर से एक शॉर्ट मिला। तो पहला हमारा एंट्री जो आया, इधर इधर जो एंट्री आया, बेसिकली इधर जो ग्रीन था तो एंट्री मिल गई, Right. बट हमारा ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास ये एग्जिट हो गया, लेट्स Almost. अज्यूम, है ना। तो ये हमारा ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया। इधर से हमने दूसरा लॉन्ग एंट्री किया, ये हमें 34% के आसपास का, पहला 31% के आसपास का गेन है ये वाला। अभी हमें वापस से इसमें एक सिग्नल मिला है लॉन्ग का, इसने Right. नीचे क्लोज दिया था। अब अभी पंजाब नेशनल बैंक में एक लॉन्ग सिग्नल जनरेट हुआ है हमारी स्ट्रेटेजी पे। अगर आगे जाकर लेट्स अज्यूम इसमें 2-3 बार सिग्नल जनरेट होता है, तो फिर क्या करना है हमें? फिर सिंपल है, वापस से स्विंग रेजिस्टेंस का वेट स्विंग करना है। रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से 52 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इधर हमें दिख रहा है। फिर इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया तो फिर आप कॉन्फिडेंटली एक अच्छी एंट्री ले सकते हो, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस भी ब्रेकआउट दे दिया, स्टॉक 200 ईएमए के भी ऊपर है और स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव है। तो ये एक चीज हो गया। तो ऐसा नहीं कि बस लॉन्ग एंट्री आ गई तो आपने आंख बंद कर कर लॉन्ग एंट्री ले ली और शॉर्ट एंट्री आ गई तो शॉर्ट एंट्री ले ली। इसमें आपको थोड़ा डिस्क्रिशनरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, प्राइस एक्शन जो हम कह रहे हैं कि प्राइस Right. एक्शन का इस्तेमाल कर कर आपको खुद से रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे कि क्या रूल आपको कैसे आपको ट्रेड करना है। ये जो सिस्टम है ये आप एक समझ लो एक फाउंडेशन हो सकता है, ये एक फाउंडेशन है, ये आप ब्लाइंडली सब कुछ इसमें से फॉलो करना, किसी की भी स्ट्रैटेजी, मेरी हो या किसी और की भी हो, स्ट्रैटेजी यूज करना वो नॉट बी अ गुड आइडिया। उस पे इम्प्रोवाइज करके व्हाट सूट्स यू। हो सकता है कुछ लोग इसमें, मतलब जनरली अगर आपको करना है तो इसमें आप एक सुपर ट्रेंड का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो। अगर आपने इसमें सुपर ट्रेंड डाल लिया तो इसमें आपको दिख रहा है कि आप क्या कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो कि रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव और सुपर ट्रेंड ग्रीन रहा तभी मैं बाय करूंगा। सुपर ट्रेंड डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ 10,3 यस। तो ये एक सिस्टम यूज कर सकते हो कि क्या अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव है और अगर सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ तभी मैं बाय करूंगा। राइट। प्लस क्योंकि लोगों के साथ में यार एक जैसे कहते हैं क्विक रिच माइंडसेट लोगों का है कि यार मुझे तो ये बताओ कि बस यहाँ सिग्नल जनरेट हो जाए मैं बाय कर लूँ। हो सकता है वो एक फेक सिग्नल हो, एक बाउंस आया हो, एक मान लेते हैं मार्केट उस दिन पूरा ही निफ्टी ग्रीन था, बैंक निफ्टी ग्रीन था, 200-300 पॉइंट। जैसे भी आरबीआई ने रेट कट नहीं करा, रेट हाइक नहीं करा, पॉज कर दिए, मार्केट थोड़ा ग्रीन हो गया, तो उस टाइम हो सकता है बाउंस आ जाए, बट ओवरऑल ट्रेंड जो चल रहा है वो अभी भी नेगेटिव ही है। यस, करेक्ट। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का कि आप अभी इधर देख लीजिए, अभी सिंपल एग्जांपल इधर बैंक ऑफ इंडिया में देख लो, वापस से 2 सिग्नल आ गए। अभी इसमें इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मुझे क्या दिख रहा है, ये एकदम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट आया कि इधर से ट्रेंड मेरे को इंटैक्ट, मुझे मतलब इसके ऊपर अगर स्टॉक प्राइस ने डेली क्लोजिंग कर दी तो काफी अच्छा ट्रेंड एमर्ज हो सकता है, राइट। तो इधर मुझे मल्टीपल सिग्नल मिल गए, तो अब मैं इसमें अब वापस से अगर ये इधर से रेजिस्टेंस ले सकता है, वापस से नीचे आ सकता है, फिर से मुझे बाय सिग्नल मिल सकता है इधर, राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा मार्केट की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस करके आप वो यूज कर सकते हो। थोड़ा वॉल्यूम एनालिसिस यूज कर सकते हो कि हाँ अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो ब्रेकआउट पे अच्छी खासी वॉल्यूम रहनी चाहिए, लाइक मोर देन 2x ऑफ द एवरेज वॉल्यूम, देन ओनली आई एम गोइंग टू गो लॉन्ग।
सो ये आप कुछ रूल डिफाइन कर सकते हो along with this. Now, talking about, we have talked about the strategy. Now we अच्छा, are talking about, we एक will talk about. सॉरी फॉर हाँ, दिस इंटरप्शन, बट ये जो आपने 2x वॉल्यूम बोला, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये 2x कितने दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का? जनरली 20 डे एवरेज वॉल्यूम, ये जो ऑरेंज लाइन होती है एवरेज वॉल्यूम की, राइट, 20 डे एवरेज वॉल्यूम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जैसे क्लियरली बोला कि ये बाय साइड के लिए है बट शॉर्ट साइड के लिए नहीं है. हाँ, क्योंकि जनरली शॉर्ट साइड मतलब कि आपको फ्यूचर्स ट्रेड करना पड़ेगा. फ्यूचर्स ट्रेड करना पड़ेगा मतलब इट इज अ हाईली लेवरेज्ड इंस्ट्रूमेंट, तो राइट, लोग रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं किसी को खुद से सजेस्ट नहीं करता हूँ. भले ही मैं खुद ट्रेड करूँ, बट आई डोंट सजेस्ट एनी अदर पर्सन टू ट्रेड इन फ्यूचर. मतलब फ्यूचर से तो दूर ही रहना चाहिए. एक बार का आप ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो, बट फ्यूचर्स में ट्रेड करना इज नॉट अ गुड आइडिया. बट सेकंड चीज ये भी हो सकती है कि पहले एटलीस्ट आपका स्ट्रैटेजी पे हाथ तो सेट हो जाए. पहले हाँ, बाय साइड पे हाथ सेट कर लो, भागा दौड़ी yes. क्या करना. वही, अगर आपने लॉन्ग साइड में ही नहीं पैसा कमाया तो शॉर्ट साइड में तो पैसा, मतलब टू बी ऑनेस्ट, शॉर्ट सेलिंग अ स्टॉक इज मोर टफर देन गोइंग लॉन्ग ऑन अ स्टॉक. राइट, क्योंकि राइट, जो शॉर्ट कवरिंग होती है स्टॉक्स में, अभी आप इधर देख लीजिए, स्टॉक कंटिन्यूस गिरा और एक दिन के अंदर कैसा 12% आया. राइट. इस केस में इंसान जो शॉर्ट रहता है, काफी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है उस और केस में. दूसरी चीज ये है कि देखो, इक्विटी बाय करा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो बढ़ेगा, कभी तो हाँ, वापस से बेंचमार्क पे आएगा. शॉर्ट साइड में आपके पास 1 महीने का टाइम है, यस. या तो रोल ओवर करो. इसमें जो पोजीशन है वो काफी लंबी भी चल सकती है. जैसे इधर लॉन्ग आया था लास्ट टाइम, राइट, इधर से लॉन्ग आया और इधर तक आया, राइट, इधर हमारा एग्जिट आ गया. तो ये कितना महीना चली है, नवंबर से लेकर फरवरी, 5 महीने में 37% का रिटर्न है इधर, राइट. और हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही यूज कर रहे हैं. हम ऐसा नहीं कि हम टॉप पे एग्जिट कर रहे हैं, Right. टॉप पे जबकि हमें 100% का रिटर्न दिख रहा था, बट हम सिस्टमैटिक, अगर आपको सिंपल रूल करना है कि भाई 200 ईएमए के नीचे ही एग्जिट करूंगा तो ये कर लीजिए. या फिर आप ऐसा आप इम्प्रोवाइज क्या कर सकते हो कि लेट्स से 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड आ गया तो मैंने आधा माल बेच दिया, फिर 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ गया तो मैंने आधा माल बेच दिया, बाकी का सब ट्रेड कर लिया. या एग्जैक्टली, फिर एग्जैक्टली. फ्री की जो क्वांटिटी है वो होल्ड कर ली. तो इसमें इम्प्रोवाइजेशन जो कर रहा है वो इंसान, एक ट्रेडर अपने हिसाब से कैसे भी कई सारे तरीके से कर सकता है. मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाला भी सिस्टम फॉलो कर सकते हो. आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूजिंग 200 ईएमए हो गया, आप ये वाला सिस्टम भी फॉलो कर सकते हो. अगर आपको डायरेक्टली लेट्स से बुक करना है कि 8% का स्टॉप लॉस था, 20% का टारगेट रखना है, तो वैसा भी सिस्टम फॉलो कर सकते हो. Only thing is you have to understand what are the advantages and disadvantages of the things that you are doing. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. हाँ, अगर आपको पता नहीं कि क्या कर रहे हो तो मतलब, और ऐसा भी नहीं कि कभी रैंडमली कभी रिस्क टू रिवॉर्ड कभी फॉलो कर रहे हो, कभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हो, तो सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कि वो डिसिप्लिन नहीं कर सकते, मतलब डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते. कि जो मैंने डिसाइड किया है कि हाँ मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 200 ईएमए का ही यूज करना है तो मैं वही यूज करूंगा. नहीं, आज मुझे दिख रहा है कि नहीं 15% आ रहे हैं, चलो यार बुक कर लेता हूँ. फिर उन्होंने बुक कर लिया एक बार, बट फिर उनको बाद में दिखा कि यार मूविंग एवरेज यूज करता था तो 50% मिलते थे. फिर अगली बार क्या होगा, वो मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करेंगे और वो स्टॉक ब्रेक इवन पे एग्जिट हो जाएगा और फिर सोचेंगे कि यार पहले बुक करा होता तो 50% मिलते. राइट. तो हर बार वो जो सोचने वाले हैं उसका ऑपोजिट ही होगा. और ये सिस्टम जो है कहीं पे भी, आई थिंक सो, स्ट्रैटेजी डज नॉट मेक मनी, द डिसिप्लिन दैट यू हैव टू फॉलो, द डिसिप्लिन ऑफ द स्ट्रैटेजी मेक्स मनी इन एनी केस. आप कुछ भी कर लो, ऑप्शंस कर लो, स्टॉक्स कर लो, एल्गो कर लो, अगर आप स्ट्रैटेजी हॉप करते रहोगे कि ये महीने ये करूंगा, अगले महीने ये करूंगा, तो पैसा नहीं बनने वाला है. सिंपल है. राइट. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, इट इज नॉट द कार दैट विंस द रेस, इट इज द ड्राइवर हु विंस इट. करेक्ट. जो गाड़ी चला रहा है वो रेस जीतेगा, गाड़ी थोड़ी जीतेगी रेस. डेफिनेटली. राइट. तो ये है कि थिंग्स टू रिमेंबर. जस्ट मैं आई वुड लाइक टू सम दिस ऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हियर बाय शोइंग यू द डिसएडवांटेजेस. नाउ मैं आपको बहुत ब्राइट साइड सिस्टम का नहीं बताना चाहता हूँ, मगर मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताना चाहता हूँ कि कब काम नहीं करेगा, तो आपको पता रहे कि हाँ मेरी स्ट्रैटेजी कब काम नहीं करती है. कि ये सिस्टम जो है, इट डज नॉट वर्क इन चॉपी मार्केट्स व्हेन यू गेट टू मेनी सिग्नल्स. सेकेंडली, होल्डिंग पीरियड ऑफ दिस सिस्टम कुड बी लार्ज. जैसे कि मैंने कहा कि 5 महीने 6 महीने होल्डिंग पीरियड हो सकता है लार्ज, तो उतना पेशेंस लगेगा. आप सोचोगे कि एक महीने में 30% बने, तो फिर
वो अगर आपको 1 महीने में 30% बनाना है तो ये स्ट्रैटेजी वो काम की नहीं है फिर। राइट सिंपल है, फिर आपको कोई और स्ट्रैटेजी ढूँढनी पड़ेगी। बट आपको अगर पेशेंटली स्लोली मनी चाहिए कि हाँ भाई 3-6 महीने में आराम से पैसा बने, मुझे हर रोज़ मार्केट नहीं देखना है कि हाँ भाई आज मेरा स्टॉक कहाँ कितना परसेंट ऊपर नीचे है, तो फिर उस उनके लिए ये सिस्टम है। समटाइम्स होल्डिंग फॉर मंथ्स यू मे हैव टू एग्जिट एट ब्रेक इवन। राइट जैसे कि हो सकता है कि मार्केट पूरा ऊपर जाकर पूरा नीचे आ जाए और फिर आपका 200 ईएमए एग्जिट हो। तो हो सकता है कि ये भी समटाइम्स यू हैव टू एग्जिट एट ब्रेक इवन एंड इट डजंट वर्क इन बेयरिश मार्केट्स बिकॉज़ दिस इज अ लॉन्ग ओनली सिग्नल, सो लॉन्ग ओनली स्ट्रैटेजी है, राइट? सो दीज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस, बट एडवांटेजेस ये है कि रिस्क टू रिवॉर्ड आपका काफी अच्छा है। राइट आप जब 6% का लॉस करोगे समझो 2-3 बार, बट गेन्स में 30-40 मैंने आपको बताया कि 50-100% भी बनेगा आपका गेन्स में। रिस्क टू रिवॉर्ड इज हाईली फेवरेबल एज ऑन विनिंग ट्रेड्स वी मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड इट इज मतलब एक काइंड ऑफ बुलिश मार्केट, एक आफ्टर मार्केट करेक्शन के बाद में ये काफी अच्छे से काम करती है। तो ये एक एडवांटेजेस हो गए सिस्टम के। और साथ में आपको जो इंडिकेटर का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी सर डाल देंगे, तो आप उसको यूज कर सकते हो टू आइडेंटिफाई बेसिक सिग्नल्स एंड यूज प्राइस एक्शन ऑन योर ओन टू जस्ट फिल्टर आउट द फॉल सिग्नल्स बेसिकली। मैं सजेस्ट करूंगा कि वीकली पे ये स्ट्रैटेजी यूज ना करें और इस स्ट्रैटेजी को आप डेली टाइम फ्रेम पर ही यूज करने की कोशिश करिए, क्योंकि वीकली पे काफी सारे डिफरेंट एनालिसिस करनी पड़ती है टू आइडेंटिफाई द लॉन्गर टर्म ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। ठीक है, फेयर इनफ। अब नेक्स्ट गोइंग बैक विद दिस, तो आई होप स्ट्रैटेजी तो बहुत इजी थी। मैं एक बार जल्दी से जो मैंने समझा सम अप कर देता हूँ, कहीं गलती हो तो आप करेक्ट करिएगा। सबसे पहली चीज, हमें लगाना है 200 EMA, उसके बाद मुझे लगाना है RS। अब मैं सबसे पहले RS के साथ इंडेक्स चेक करूंगा कि कौन सा इंडेक्स इस टाइम आउट परफॉर्मिंग है। कई लोग पूछते हैं ना कि यार कौन सा सेक्टर रोटेशन में आया है इस टाइम, तो वो आई गेस इस RS से भी आइडिया लग जाएगा। तो जो सेक्टर आउट परफॉर्मिंग है इन कंपैरिजन टू निफ्टी में, वो मैं उस सेक्टर के कंपोनेंट्स देखूंगा। मेटल है, इंफ्रा है, रियलिटी है, और होटल्स है, शुगर स्टॉक्स हैं, और बैंकिंग, ये वो IT हो गया, FMCG एंड सो ऑन। उस सेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं, तो वो सेक्टर किससे बना है, स्टॉक से, तो वो वेटेज किसको मिल रही है। फिर मैं उस स्टॉक को एक एक करके चेक करूंगा, और ये जो गाइडलाइंस आपने बताई हैं वो अगर पास ऑन करते हैं, आई एम इन द गेम। करेक्ट, फेयर इनफ। सो आप एक और फायदे की बात यह है कि स्ट्रैटेजी के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली है स्ट्रैटेजी और एंट्री रूल्स भी डाले हैं, तो ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट रहेगा। आप वो स्ट्रैटेजी लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इधर वापस से दिख जाएगा कि स्ट्रैटेजी का रूल्स क्या है, एंट्री रूल्स है और स्ट्रैटेजी क्या है। तो आपको वापस से फेलो मेंबर्स को अगर वापस से रिवाइज भी करना रहा तो वो ये देख पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर का लिंक था, जहां पर जयेश ने बताया कि यहाँ पर ये अपने आप ऑटो सिग्नल जनरेट करता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट? अच्छा, क्या हम लोग इसको सिर्फ ट्रेडिंग व्यू पे काम कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग वगैरह पे नहीं जाएगा? नहीं। ठीक है, फ्री सिग्नल है बाकी। या एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसको आप मतलब रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप ट्रेडर से कि आप खुद का इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऐड करिए, खुद का एनालिसिस थोड़ा सा यूज कर आप इससे भी मेरे हिसाब से और भी बेटर सिस्टम्स बना सकते हैं। अगर आप में उतनी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हो तो इससे इस सिस्टम को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट। बहुत मजा आया एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि आपने प्राइस सेक्शन पहले उठाया कि स्टॉक में बुलिश ट्रेंड है या बियरिश, वो मूविंग एवरेज ने बताया। फिर हमारा जो मेन गोल था, क्योंकि बहुत से लोग ना एक ग्रीडीनेस के बीच ये मेन मोटो ही भूल जाते हैं कि यार जब निफ्टी 15 दे रही है तो मेरी स्ट्रैटेजी 17, 18, 20 दे देगी, 22 दे देगी। बट वो लोग ना एक ग्लिम्स्टिक में चले जाते हैं, ढेर सारे M2Ms और ये सब देख के कि अच्छा अरे इसका 2 मिलियन है, इसका 3 मिलियन। यार आपकी जर्नी अलग है, सामने वाले की जर्नी अलग है, उसका कैपिटल अलग है, उसने ड्रॉबैक्स क्या देखे, सेट डाउन क्या करा, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ऑलराइट, तो पहले तो बिफोर रैपिड फायर, पहले एक काम करते हैं, पहले रैपिड फायर ही खेलते हैं, राइट? फिर उसके बाद आपसे एक गाइडेंस लेंगे। तो मैं क्विकली आपसे 8-10 सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है? जिसके लिए आपको सिर्फ 5 या 10 सेकेंड मिलेंगे ईच क्वेश्चन के लिए, तो ऑलमोस्ट 1 मिनट में हम लोग सम अप करेंगे। पहला क्वेश्चन, योर फेवरेट स्ट्रैटेजी अदर देन दिस? So I use Mark Minervini's volatility contraction pattern along with relative strength, जिससे मैं explosive stocks को ढूंढ सकता हूँ। Okay, next, if you have to trade only between
आइदर निफ्टी और बैंक निफ्टी? एनी टाइम, इवन इन स्लीप, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी वही नशा है सबको। नेक्स्ट, यू आर मोर ऑन अ बाइंग साइड और अ सेलिंग साइड, मतलब बुलिश मोड रहता है, बियरिश मोड? बेरिश माइंडसेट ज्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट, टेक्निकल और फंडामेंटल? टेक्निकल। टेक्निकल। नेक्स्ट, आपके हिसाब से दोनों में से क्या बेटर है, बुक्स पढ़ना या वीडियोस देखना? वीडियोस देखना ज्यादा इजी है। ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी एक ऐसी वीडियो, क्योंकि आपने वीडियो का जिक्र करा, बुक बोलते तो मैं डेफिनेटली इसको बुक में कन्वर्ट करता, कोई भी एक ऐसी वीडियो जो आपने अभी तक 4-5 बार देखी है और फिर भी आपका मन नहीं भरा? और डेफिनेटली एक मार्क मिनर्विनी का, जो मैंने कहा, उनका एक 2 घंटे का सेमिनार है यूट्यूब पे, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक देता हूँ, शेयर करता हूँ। काफी बढ़िया आई ओपनिंग वेबिनार है फॉर ट्रेडिंग स्टॉक्स। ठीक है, फिर मैं इसके बाद उस पर वापस आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर लॉस इन अ डे? पर्सनल कैपिटल पे मुझे आज तक का अराउंड 1 लाख के आसपास का लॉस हुआ है। टोटल कैपिटल पे 4.5 लाख रुपए का एक दिन का लॉस है। मेजर प्रॉफिट्स इन अ डे? हाईएस्ट प्रॉफिट मेरे को खुद के कैपिटल पे है अराउंड 1,44,000। ओवरऑल प्रॉफिट बिकॉज आई मैनेज फंड, सो उस केस में है अराउंड 4.5 लाख। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, 3:30 के बाद हाउ डू यू स्पेंड टाइम? सो मैं ट्विटर पे काफी एक्टिव हूँ और यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ, साथ में मैं स्क्वॉश खेलता हूँ Wow. और अभी थोड़ा जिम भी करने लग गया हूँ, पहले नहीं करता था। और आई हैव अ डॉग आल्सो, सो काफी सारा टाइम है। और नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब वीडियोस हो गए, नए लर्निंग हो गया, कुछ स्ट्रैटेजीज, तो मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ, तो स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग में मेरा बहुत टाइम चले जाता है, तो इट्स बिजी या। ठीक है, फेयर इनफ। एंड जल्दी से पहला एक बार तो आप अपना ट्विटर हैंडल दिखा दो हमें स्क्रीन शेयर करके, ताकि लोग आपको ट्विटर पे भी फॉलो कर सके। नेक्स्ट, यूट्यूब भी दिखा दो, एंड लास्ट जो वो वीडियो थी वो, ये 3 रिक्वेस्ट आपसे मेरे रहेंगे। श्योर। सो ट्विटर हैंडल जो है वो है जैनेश कासलीवाल के नाम से, ये JAYNESH कासलीवाल, वेरीफाइड है, और ये डीपी है और 52,500 फॉलोअर्स हैं। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट यार, एक बार वो थ्रेड दिखा दो। बिलीव मी, जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था ना, मैं खुद 4-5 बार बाद पढ़ चुका हूं। देखो, जैसे ये पहला थ्रेड आ गया, यहाँ पर आपने ये लिखा था पेपर ट्रेडिंग के ऊपर, मैंने बात की थी कि एज अ बिगिनर, ये हो गया, ये पहला वाला, ये तो अभी रिसेंट वाला थ्रेड है। सो जिसमें मैंने पेपर ट्रेडिंग के ऊपर फायदे और नुकसान दोनों बताए थे एज अ बिगिनर। राइट। सबसे मास्टरफुल थ्रेड अभी जो रिसेंट में मैंने लिखा है, मेरा एक सजेशन पता है क्या रहेगा, आप लोग ट्विटर पे जाएं, नंबर 1 सबसे पहले तो जैनेश को फॉलो ये करें, रहा। उसके बाद सर्च बॉक्स में जाके बस थ्रेड लिख दो हाँ, और जैनेश का नाम लिख दो। इधर आप अगर थ्रेड डालोगे और THREAD @जैनेश कासलीवाल, तो आपको पूरे थ्रेड लाइन से मेरे पूरे थ्रेड आ जाएंगे। ये आ गया। आप, मैं बुक समरीज के ऊपर भी थ्रेड लिखी हुई है, और इंडिकेटर्स के ऊपर भी थ्रेड लिखी हुई है। ये है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट 15 मिनट बैंक निफ्टी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, ये अभी सबसे लास्ट वाली थ्रेड थी मेरी, जिसके ऊपर मैंने रेंज ब्रेकआउट के ऊपर बात की थी। एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मैंने शेयर की है। लोगों को लगता है कि जनरली फ्री वाली स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती है, बट आई डोंट नो यार, हमारा इनसाइड बार चल रहा है, देखो काफी सारे थ्रेड्स मैंने लिखी हुई है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, चार्टिंग स्क्रीनर्स के ऊपर, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, निफ्टी बैंक निफ्टी। सो आई कवर अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स ऑन इन माय। अगर आप लोगों को लगता है कि यार ये थ्रेड मिस हो जाएंगे, आप वहां जाओ, उसको रीड करो। देखो, नीचे एक बुकमार्क का ऑप्शन आएगा, Yes, आप उसको बुकमार्क कर सकते हो, ताकि जब आप अपने प्रोफाइल पे आओ और क्लिक करो माय बुकमार्क्स, तो वो सारे बुकमार्क्स आपको वहां पर दिख जाएंगे। और उससे भी बेस्ट तो मैं ये बोलूंगा, सिर्फ इसको रीड मत करो, डोंट पुट अप आइडियाज इन योर माइंड, पुट अप आइडियाज ऑन एग्जीक्यूशन, ताकि अगर ग्रेस ऑफ गॉड कभी जयनेश को गुस्सा आया, उसने थ्रेड उठाकर गुस्से में डिलीट कर दिए, तो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी जो वो इम्पार्ट करना चाहता है आपको। सो बेसिकली मेरे थ्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या रहती है कि मैं लॉजिक बताता हूँ सबसे पहले, फिर थोड़े लाइव एग्जांपल्स बताता हूँ कि रियल मार्केट में कैसे ट्रेड्स हुए थे वो बताता हूँ, फायदे और नुकसान, मतलब कुछ भी मैं अगर शेयर कर रहा हूँ तो उसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो बताना, मतलब मुझे लगता है कि सामने वाले को बताना सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है कि डिसएडवांटेजेस क्या है इस सिस्टम के, ताकि उसको
पता रहे कि हाँ ये स्ट्रैटेजी, जैसे कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी साइडवेज मार्केट में काम नहीं करेगी या वोलेटाइल मार्केट में काम नहीं करेगी, तो ये एक चीज है साथ में। या करेक्ट। डन। नेक्स्ट आपका यूट्यूब चैनल और वो वाला वीडियो। सो बेसिकली मैं आपको वो वाला वीडियो, इधर आप मार्क मिनर्विनी सेमिनार डालोगे तो इधर ये है अराउंड 1 hour 45 मिनट का March 25, 2015 सुपर ट्रेडर टैक्टिक्स वेबिनार विद मार्क मिनर्विनी एंड डेविड रायन। सो ये 1 hour 45 मिनट्स का वेबिनार है, मैंने 3 बार देखा है आज तक। और डेफिनेटली ये जो पूरे वॉच, ये देखिए ये सब ये वीडियोस मैंने देखे हुए हैं, राइट, दिख रहा है आपको, या राइट। सो ये है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ मार्क मिनर्विनी सर एंड आई वॉच्ड ऑल हिज एंटायर वीडियोस। नेक्स्ट आपका यूट्यूब चैनल। ये तो 2 बातें हो गई, ताकि आपसे यूट्यूब पर भी कनेक्ट कर सके लोग। सो मेरा यूट्यूब चैनल ये है, इट गोज बाय द नेम टेक्नो चार्ट्स, और मेरा कंटेंट मोस्टली एक्सप्लोरिंग न्यूज, आप मानकर चलो कि मैं नए सॉफ्टवेयर्स हो गया, नए वेबसाइट्स एक्सप्लोर करता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड और उनका रिव्यू देता हूँ। साथ में मैं एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर बात करता हूँ और कैश और स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शंस के ऊपर मैं स्ट्रैटेजीज बनाकर फ्री स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। तो जैसे ये रेंज ब्रेकआउट हो गया, ये ऑटो स्ट्रैंगल हो गया, ऑटोमेटिक स्ट्रैंगल हो गए, ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर डिस्कशन है। और हर महीने एट द एंड ऑफ द मंथ मैं पीएनएल स्टेटमेंट भी अपलोड करता हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि सब लोगों से जाकर कि पीएनएल स्टेटमेंट जरूर देखिए, वेरीफाई कर लीजिए और फिर ही मेरे वीडियोस को आगे देखना। जैसे मार्च में मैंने डाला है, मार्च में 1.5 लाख प्रॉफिट से 62,000 का लॉस हुआ था मुझे। तो March has been really tough for almost all of the option sellers, and it has been a very wonderful journey. To be honest, the last quarter was wonderful for me. Yeah. ऑल राइट जनेश, बहुत मजा आया। बिलीव मी, सिंपल वर्ड्स में टेक्निकल आपने दिखा दिया। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसमें कहीं ना क्योंकि हम लोग लॉन्गर टाइम फ्रेम में जा रहे हैं, जैसे आपने बोला 3 महीने 6 महीने, तो कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल रिफ्लेक्ट कर रहा है चार्ट पर कि फंडामेंटल्स में चल क्या रहा है, अच्छे चल रहे हैं, एनपीएस बुरे आ रहे हैं। इस स्ट्रैटेजी को आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर स्टॉक्स को और फिल्टर करते हो कि जहां पर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको दिख रहा है कि ग्रोथ है, उसमें आपको ईपीएस ग्रोथ दिख रही है, कुछ डेट रिड्यूस होते हुए दिख रही है, या फिर हो सकता है एफआईआई और डीआई का स्टेक इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ये कुछ आप बेसिक फिल्टर्स भी लगाओगे तो स्ट्रैटेजी को डेफिनेटली और भी इंप्रूव कर सकते हैं। बट वो है कि वो सेल्फ लर्निंग है कि वो खुद से एक ट्रेडर कैसा फिल्टर आउट करना चाहेगा, वो खुद के ऊपर डिपेंड करेगा आगे जाकर। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। बट यस, बिफोर जाते जाते एक नेक्स्ट रिक्वेस्ट कि आप अगली बार हमें डेफिनेटली एमबीए से पहले परेशान करेंगे, या एमबीए के बीच में जब आप छुट्टी लेकर वापस आओगे तो एक लाइव यूट्यूब सेशन आपके साथ हो, या एल्गो एक ग्लिम्स दे जाओ बहुत छोटा सा 1 मिनट या 2 मिनट में कि एल्गो के लिए कैपिटल कितनी चाहिए और कितना टाइम लगेगा उसको सीखने में। फिर नेक्स्ट टाइम आप हमें एल्गो सिखाना। सो बेसिकली एल्गो ट्रेडिंग के लिए जो कैपिटल लगता है वो ऑप्शन बाइंग के लिए आप 1.5 लाख 2 लाख से स्टार्ट कर सकते हो, मगर ये मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उन लोगों के लिए जिनका कैपिटल ही 2 लाख रुपए है। तो अगर समझो जिसका कैपिटल समझो 6-7 लाख रुपए है, तो वो 2 लाख रुपए उसमें से ऑप्शन बाइंग के लिए डाल सकता है ताकि उसका ड्रॉडाउन जो है वो लिमिटेड कंट्रोल में रहे। जनरली लोग क्या करते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपए, 10 लाख एक ही इसमें डाल दिया, तो वो ब्लंडर है। बेसिकली दैट इज ओनली वन वर्ड, दैट इज ब्लंडर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन सेलिंग फॉर अ प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंट इनकम, ऑप्शन सेलिंग मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए मिनिमम कैपिटल रहेगा, तो आप एक स्मूथ जर्नी रहेगी। 4 लाख रुपए में अगर आप चालू करोगे तो आप स्टार्ट तो कर सकते हो, 1 महीने के लिए आप समझो एक्सपेरिमेंटल के फेज में अगर आपको करना है तो ठीक है, बट फॉर मेकिंग सीरियस मनी आई डोंट थिंक कि 4 लाख रुपए से किसी को करना चाहिए। कम से कम 10-15 लाख रुपए इज अ गुड अमाउंट टू मेक सीरियस मनी, बिकॉज आप देख लीजिए एसटीटी भी बढ़ चुका है ऑप्शन सेलिंग के अंदर। अब अगर हम एक इंसान समझो, मैं पर्सनली बताता हूँ कि अगर मैं एज अ ट्रेडर 5% कंसिस्टेंटली ग्रॉस कमा रहा हूँ, तो उसमें से अगर मुझे 1% मेरा ब्रोकरेज, एसटीटी, जीएसटी इसमें चला जाता है, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ विथ लॉट ऑफ एंट्रीज, ओके, सिंपल कंडीशन ये है। अब कई लोगों का मानना है कि 1% नहीं आता है ब्रोकरेज, बट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में पोल लिया था और 60% लोगों का ब्रोकरेज इन अ मंथ गोज अबव 1% ऑफ देयर कैपिटल। ओह गॉड,
Oh God, सो break even. ब्रोकरेज इज अ मेजर पार्ट ऑफ योर एक्सपेंस बेसिकली। तो आपका जो इनकम आप जो भी कमाओगे उसमें से 1% तो कम से कम आपका ब्रोकरेज जाएगा ही। Right. एवरेज बोल रहा हूं मैं, किसी का नहीं होगा तो अलग बात है, जनरलाइज स्टेटमेंट है ये। साथ में मानकर चलो अभी आपने 5% कमाए थे, उसमें से 1% चला गया 4%। Right. अब 4% में से आपको, आप एक तो FNO इज इन द हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट, आपको 30% टैक्स भरना है। Right. उसमें हो गया आपका 30%, 4% में से तो 1.2% आपको इनकम टैक्स हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर जनरली। तो ये हो गया 3% के आसपास आप आ गए। इसमें से आपका रेगुलर डे एक्सपेंसेस हो गया, सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस, अगर आप ऑफिस ले रहे हो, ऑफिस रेंट, इंटरनेट चार्जेस, ये वो, तो ये आपका महीने का समझो फिक्स्ड हम मानकर चले थे 0.5% या 0.23% ऑफ कैपिटल। तो 5% कमाने के बाद में एक ट्रेडर नेट अराउंड 2.5% ही घर में लेकर जा रहा है। Right. तो ये है ऑन हायर कैपिटल। स्मॉलर कैपिटल पे तो ये एक्सपेंसेस और भी ज्यादा लगेंगे, क्योंकि फॉर ट्रेडिंग 1 लॉट और फॉर ट्रेडिंग 10 लॉट्स यू हैव टू पे सेम ब्रोकरेज। Right. 20 रुपए आपको 10 लॉट में भी ट्रेड करना है तो उतना ही भरना है, 1 लॉट में भी ट्रेड करना है तो उतना ही भरना है। उस केस में आपका जो परसेंटेज टर्म्स है, अमाउंट जो आप, क्योंकि आप 1 लॉट में 20 रुपए भर रहे हो वर्सेस 10 लॉट में आप 20 रुपए भर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका अमाउंट जो है वो कम हो रहा है, राइट, ऑन अ हायर लॉट। Right. आई थिंक सो 15 lakh rupees, 10 to 15 lakh rupees is a good amount, and algo trading can give you consistent income if your expectations are realistic. Right. So, Right. 100%, 150%, 500% का अगर आप ट्विटर पे स्क्रीनशॉट देख रहे हो कि यार एक बंदे ने डाला भाई पिछले साल ने 150% का रिटर्न कमाया, तो किस बेसिस पे कमाया, किस रिस्क पर कमाया, वो इंपॉर्टेंट है। क्या लेवरेज लिया, वो इंपॉर्टेंट है। कितने बार उनका ड्रॉडाउन आया, वो इंपॉर्टेंट है। काफी सारी चीजें, एस्पेक्ट जो जनरली स्क्रीनशॉट में नहीं होती है, वो Right. लोग मिस कर जाते हैं। Right. तो अगर एक बंदा 100% कमा रहा है और उसका 50% का लॉस हो रहा है, अगर लॉस के टाइम पे, तो वो बड़े कैपिटल पे ट्रेड नहीं कर सकता। फिर क्यों, मैं अगर 1 करोड़ के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ और 50 लाख का मुझे लॉस हो, तो मैं क्या बचूंगा ही नहीं, मेरा साइकोलॉजी रहेगा ही नहीं मेरे को 50 लाख। और 50 उसमें लाख भी का लॉस। सेकंड चीज ये है ना, पहले 1 करोड़ का कैपिटल लिया, 50 लाख का लॉस हुआ, फिर मान लेते हैं 50 लाख पे 100% गेन हो गया, वापस तो आप 1 करोड़ पे हो नाउ, बट पीपल वुड बी लाइक अरे 100% गेन है, जीरो। वो सब स्क्रीनशॉट का खेल है। तो वो असली में ट्रेडिंग जर्नी में, वो आप जब तक इंडिविजुअली पर्सनली उस ट्रेडर के साथ में कनेक्ट कर नहीं बात करते हो, तब तक आपको हार्डशिप्स क्या होती है एक ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में, प्योर जो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो पता नहीं चलेगी। Right. तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, कैपिटल बड़ा रखो। रियल एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, मेरा पर्सनली मैं बता रहा हूँ इसमें कि कैपिटल साइज अगर मेरा 1 CR के आसपास रहा, अगर मैं महीने का कंसिस्टेंट, इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट वर्ड, 2 लाख रुपीज या 2% कमा रहा हूं, तो आई एम इन टॉप 0.5% ऑफ इंडिया। अच्छा, इसके लिए एल्गो के लिए नॉर्मल अकाउंट जो होता है उससे ही हो जाता है ट्रेड, या हमें स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है? सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आप ब्रोकिंग अकाउंट आपका नॉर्मल यूज कर सकते हो, IIFL, एंजल, फिनवेशिया, आप कोई भी अकाउंट यूज कर सकते हो, बट सॉफ्टवेयर आपको स्पेसिफिकली डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करने पड़ते हैं। तो मैं जो यूज करता हूँ वो है, बैक टेस्टिंग के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, वो है स्टॉकमॉक, और रनिंग एल्गो एग्जीक्यूशन, जो ऑटोमेशन का जो पूरा पार्ट होता है, वो मैं रन करता हूँ क्वांटिप्लाई में, which is a web-based platform. So I know both of the owners of these platform personally as well, and we talk regularly for improving the platform and everything. So yeah. Fair enough. तो अगली बार तो आपको एल्गो के लिए और पकड़ेंगे कि एल्गो में और चेंजेस कैसे किए जा सकते हैं। एंड बिफोर दैट, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, एंड यस, मोस्ट मेनी विशेस फॉर योर MBA. Sure, thank you, means a lot. All yes. right, thank you everyone for watching, and keep following Janesh and me on YouTube as well as on Twitter. Thank you, Janesh, once again. Lots of love. Thank you, have a great day.